हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, शुरुआत हो जाए भाई आज। नमस्ते नमस्ते भाई। 1 मिनट पहले आया हो भाई, क्या बात कर रहा है लेट ओपी? बेटा तू जानता नहीं है, शराब बहुत तगड़े लगते हैं हमारे। ठीक है, एग्जाम में लेट ओपी हो जाएगा। ठीक है, और जब एग्जाम से बाहर निकलेगा तो दुनिया बोली कि लेट टोपी पहन ले बेटा। ठीक है, हाँ 1 मिनट पहले आया, अभी तो 4 बजे भी नहीं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी जाइए क्लास में। मेरा नाम है राजवंशी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में। और अब ये शुरुआत होने वाली है बड़ी खतरनाक। ठीक है, क्लास 11वीं से कई सारे बच्चे परेशान होंगे। ठीक है, और इतने दिन से 12वीं के बारे में आप लोग सुन रहे हैं कि भाई स्टार्ट हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, और आज वो समय आ चुका है जब ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो कैसा फील कर रहे हैं मेरे एंटरप्रेन्योर्स? यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून भाई। जल्दी से आ जाओ भाई क्लास में। तो कैसा फील हो रहा है? यस सर, 11th वेस्टेड है भाई, सब सुधार देंगे तो टेंशन ना ले। हाँ, रो मत बस भाई। हाँ, फिसल जाएंगे पहली क्लास में हम। वेरी गुड, कॉन्फिडेंट, लव यू बेटा। हाँ, भवन शायद एक बच्चे का नाम है। बहुत सही बहुत सही। ठीक है, तो बेटा इस बार जो लक्ष्य बैच है, ठीक है, बहुत खतरनाक लेवल पर जाने वाला है। और जितने भी मेरे पुराने अर्जुनास हैं, अर्जुना, अच्छा अच्छा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सारे अर्जुना 1 के हैं वो लिखेंगे, जो जिस जिस बैच के थे, अर्जुना 2 के थे, फास्ट ट्रैक के थे या 3.0 के थे, एक बार अपने बैचेस लिखेंगे। और जो बच्चे नहीं थे वो एक बार न्यू लिख देंगे। ठीक है, आ जाओ भाई जल्दी से बताइए। हाँ, मी अपना बैच एक बार लिख दीजिए, क्योंकि कई सारे बच्चे हो सकता है मुझसे पहले पढ़े होंगे तो मेरा तरीका पढ़ाने का वो जानते होंगे, कई सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, तो उनको भी एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, थोड़ी सी बकैती भी उनको हाँ डील करनी पड़ेगी हमारी, और सीरियसनेस, गुस्सा, मोटिवेशन सब है। ठीक है, आ हा 1.0 वाले बहुत सारे हैं, फाइटर बैच के भी हैं। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। ठीक है, 2.0 भी है, 3. सारे बैच के हैं। वेरी गुड, ये हुई ना बात। और कई सारे नए बच्चे भी हैं। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं, आई होप आप सभी लोगों ने अपने फैकल्टीज के बारे में जान लिया होगा। वो अब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता रहेगा। ये हमारा भी काम है। ठीक है, हाँ, तो भाई स्टार्ट किया जाए। हमारी क्लास 11वीं बहुत अच्छे से गई थी। जो भी मैं अर्जुना 1 में पढ़ाया था, हम लोगों ने भाई पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाया है। एंड आई नो कि वहां पर जितने भी बच्चों ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंसिस्टेंसी बनाई होगी, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। ठीक है, और एक लर्निंग एटीट्यूड देखा होगा, एक फाइटिंग एटीट्यूड देखा होगा कि भाई अपनी रैंक के पीछे कैसे सनकियों के जैसे दौड़ा जाता है। ठीक है, और अगर आपके अंदर वो जुनून है तो बिलीव मी, इस बार लक्ष्य बैच से आप अपनी सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा। और कितने बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस बार सर वो गलतियां हम लोग नहीं दोहराएंगे जो क्लास 11वीं में हुई हैं? देखो, रियलाइजेशन अब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद तो भाई तुम्हें बस हमें फॉलो करना है। क्लियर है क्या? यस यार, फेस पे सन बर्न हो गया है। हाँ, सूर्य देवता ने बेटा किरणें थोड़ी ज्यादा मार दी, जल गया। ठीक है, कल परसों तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हमारी सुंदरता पे बस वो क्या कहते हैं, परछाई सी आई है, कुछ हुआ नहीं। बहुत स्मार्ट है हम। हाँ, अगली क्लास में देखिएगा चमक जाएंगे ऐसे कि दिखेगा नहीं तुमको रे। हाँ, आ जाओ, प्रॉमिस। लव यू ऑल बेटा। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं बेटा, ठीक है, देखो बातें बहुत सारी हो गई, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम बता करके आप चुपचाप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि कई बच्चों को ये बात पता लग जाती है कि यार हमारे ही कंपटीशन में कुछ बच्चे शायद फरवरी से क्लास 12 स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ बच्चे हो सकता है जनवरी से क्लास 12 स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ बच्चे सर मार्च से स्टार्ट कर चुके हैं। क्या हम लेट हैं? बिल्कुल नहीं भाई। देखो, पहले दौड़ने वाले का कोई सिलेक्शन होगा इसकी गारंटी नहीं है, सही दौड़ने वाले का सिलेक्शन होगा, और इसकी गारंटी हम लेंगे कि अगर आप हमारे साथ दौड़ेंगे तो सही तरीके से दौड़ेंगे। ठीक है, तो आपको यह बिल्कुल भी डर नहीं रखना है कि सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने तो 12वीं पहले स्टार्ट कर ली। जब
हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा और आप उनका फर्स्ट चैप्टर देख लीजिएगा। कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है वो दिख जाएगा, क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है वो दिख जाएगा। सिर्फ स्पीड मैटर नहीं करती भाई, हमें एडवांस पढ़ना है तो वहां पर पेशेंस के साथ अच्छे क्वेश्चंस को भी डील करना आना चाहिए। और हमारे पास पर्याप्त समय है कि हम लोग बोर्ड्स को भी, जेईई मेंस को भी और एडवांस को भी देखेंगे। यस, लव यू ऑल, लव यू ऑल। तो अब काफी सारे बच्चे आ चुके हैं, 50,000 के आसपास बच्चे आ चुके हैं। फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे लेना शक्ति प्रदर्शन के जैसा होता है हमारे लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। तो आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने कहीं ना कहीं प्लानर का आपको पहले भी बताया है, तो थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे एंड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, कुछ चीजें, ठीक है। हाँ, मैं 1-1.5 महीने से थोड़ा सा गायब सा था, ठीक है। कुछ दिक्कतें थी, लेकिन वही होता है जब आप अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर हिट करते हो तो वहां से बाउंस बैक करना होता है, ठीक है। तो इस बार बहुत जुनून के साथ, बहुत एग्रेशन के साथ आपको मैं दिखूंगा। हो सकता है आपको हंसी मजाक भी दिखे, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी स्ट्रेस में नहीं पढ़ाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप फिजिक्स को एंजॉय करें। अगर आपका फिजिक्स सबसे घटिया सब्जेक्ट है तो मैं उसका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। आपको लगेगा सर मैं बहुत डिटेल में जाकर के चीजें बताता हूं, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स से प्यार कराना चाहता हूं। जिस तरीके से मैं फिजिक्स देखता हूं उसी तरीके से आपको एक एंगल दूंगा कि आप भी फिजिक्स देखिए। ना सिर्फ क्वेश्चंस, ये नहीं कि सिर्फ हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर डालने की मेरी इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो बच्चे शायद मेरे से नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। इस बार मैं थोड़ा एग्रेसिव मूड में दिखूंगा, थोड़ा गुस्से मूड में दिखूंगा, थोड़ा फोकस्ड मूड में दिखूंगा, लेकिन वो सारी की सारी आपके लिए रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो इस बार मैं आप लोगों से कुछ प्रॉमिस मांगूंगा। यू विल फुली फोकस ऑन द क्लास एंड ट्राई टू राइट डाउन मैक्सिमम थिंग इन द क्लास ओनली। ये बोला जाता है कि जब टीचर बोर्ड पर ज्यादा लिखता है तो बच्चा लिखने पर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। अब इसके दो राय होते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप लिखेंगे तभी सीखेंगे। मैं पेन घिसवाने वाले बंदों में से हूं, क्योंकि अगर आपको एडवांस तक का सिलेक्शन चाहिए तो आपको पेन घिसना पड़ेगा और कोई चारा हमारे पास नहीं बचता है। हम लोग कोई और ऐसा एग्जाम नहीं दे रहे कि भाई जहां पर आप पेन को स्किप कर सके, नहीं, वी कैन नॉट, राइट। तो हमें मैक्सिमम चीजें क्लास में ही लिखनी पड़ेंगी। और मैंने आपको बताया है कि क्लास जब खत्म होगी तो आपकी भी क्लास खत्म हो जानी चाहिए। आप उसका बैकलॉग मत बनाइएगा। प्रॉमिस करिए कि यू विल नॉट क्रिएट एनी बैकलॉग दिस ईयर। सारे बच्चे कुछ प्रोमिस करवाने पड़ेंगे और बीच बीच में मैं तुम्हें धमका दूंगा, अच्छे से धमका दूंगा बेटा। जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे उनको सिर्फ मेरा जॉली मूड ही दिखता है, ठीक है। लेकिन उनको भी, कुछ बच्चों को ये बात पता होगा, जब मैं सीरियस होता हूं तो बिल्कुल अच्छे से धमका देता हूं, ऊपर से नीचे कांप जाओगे, भले ही तुम अपने घर पे बैठे हो, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें लिखेंगे और इस बार बैकलॉग नहीं बनने देंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार बैकलॉग बना दैट मींस आप बोर्ड्स में, जेईई मेंस में, एडवांस में, तीनों जगह फैल जाओगे। हमारा टाइमली सिलेबस कंप्लीशन बहुत बड़ा टारगेट है, तो क्लास में मैक्सिमम चीजें लिखेंगे। अब बात आती है सर आप जब एडवांस के क्वेश्चंस कराएंगे, एडवांस के क्वेश्चन बड़े हैं, जेईई मेंस के जब आप क्वेश्चन कराएंगे तो सर उसमें डेटा बहुत ज्यादा है, तो हम कैसे करें। तो मैं हर बार क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, लेक्चर नंबर लिखूंगा। तो आपको अपना लेक्चर नंबर, क्वेश्चन नंबर लिखना है, बस आपको सॉल्व करना है और लर्निंग करनी है। आपको कोई छपोड़ा नहीं बनना, ठीक है। आप छपोड़े होंगे लेकिन आपको छपोड़ा नहीं बनना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन को रीड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर मेरे को सिर्फ डायग्राम दे दो, मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, मेरे को सिर्फ डेटा दे दो। कितने सारे बच्चे हैं, एक बार दिल बनाइए, दिल बनाइए, जिनको रीड करने में ज्यादा इरिटेशन होती है और डायरेक्टली सवाल दे दो तो आसान लगता है। जरा दिल बनाइए, ठीक है। लव यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। मैंने भगवान से सही में इस बार प्रे करा है कि इस बार का लक्ष्य बैच, मैंने भी बहुत सारे लक्ष्य पढ़ा लिए बेटा, इस बार का लक्ष्य बैच विल बी ऑन डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल। और जब एक एक चैप्टर जब कंप्लीट होगा, एक एक चैप्टर, तब आपको पता लगेगा कि भाई इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या फोड़ा है ना। तो इस बार हम लोग डील करेंगे अपनी रीडिंग हैबिट को। प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चे को सवाल रीड करवाया जाए। बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन जब आएंगे, पैसेजेस आएंगे, अब बोर्ड्स में भी आ रहे हैं, तो बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट नहीं है। तो आपको अगर मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आपको मैं डेटा दे दूंगा, आपको भाई 90% बच्चा डेटा देख के सवाल कर देता है, लेकिन वही एग्जाम में एफिशिएंसी कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। जहां तू 10 सवाल लगाता था, एग्जाम में 5 सवाल लगा रहा है, उसमें भी कैलकुलेशन एरर्स हो रहे हैं, क्योंकि तूने रीडिंग हैबिट नहीं बनाई। तो इस बार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तेरे सामने मुंह पर बड़े बड़े क्वेश्चन मारूंगा, और वो बड़े बड़े क्वेश्चन मैं तेरे से ही करवाऊंगा। जो भी अर्जुना 1 के बच्चे हैं, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था सारे एडवांस के क्वेश्चन मैं तुमसे ही करवाऊंगा। इतना सोचने पे मजबूर करूंगा कि तेरे से सवाल बनेंगे, और आखिरी में आप लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू राइट द क्वेश्चन। चैट कम से कम करना। जब मैं बोलूं बेटा चैट फ्रीज हो जानी चाहिए, तो रोक देना।
आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ना है, चैट उसी समय रुक जानी चाहिए और जो भी मैं बोलूंगा उसको बिल्कुल सीरियसली सोचिएगा, ठीक है? जो बोला वही करोगे, अपना सारा दिमाग बोली हुई बातों पर लगाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है भाई? देखो, आप सभी लोग बुद्धिजीव हैं, मेरे को पता है, आप सभी लोगों में बहुत एनर्जी है, इस बार फोड़ने का सब कुछ प्लान है, लेकिन वो सारी एनर्जी हमारी बोली हुई बातों पर लगनी चाहिए। अगर आपने एक एक्स्ट्रा प्लान बनाया, बिलीव मी, आपका रास्ता वहीं से खराब होता है। कितने सारे बच्चों ने दिल बनाइएगा इस बात पर कि सर 11th में हम लोगों ने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई, ये वाला चैप्टर पहले करूंगा, ये वाला चैप्टर बाद में करूंगा, आज लाइव क्लास अटेंड नहीं करके मैं रिकॉर्डेड देख लूं। ये स्ट्रेटेजीज कितने बच्चों ने बनाई और उसके लूप में फंसे हैं? जरा एक बार दिल बनाइए। हुआ है ना बेटा? मैं ना पूरी तैयारी में तुम्हें एक शीशा लेके दिखूंगा, हर बार जो तेरा एटीट्यूड है ना, हर बार तेरे एटीट्यूड के बारे में बात करूंगा और जैसा तू फील कर रहा होगा तेरे को लगेगा यार राजवंश सर कैसे जान गए मेरे बारे में, क्योंकि मैं बिल्कुल फील करके पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को कि वो किस इंवायरमेंट में, किस सिचुएशन में क्या सोच रहा है, वो सारी चीजें तेरे को पता लगेंगी। मुझे पता है बेटा, इस बार कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। इस बार जो टीचर ने बोल दिया वही तुम्हारे लिए आखिरी लकीर है, उसको ना क्रॉस करना है ना उससे पीछे छूटना है, वही लकीर आपकी आखिरी लकीर है। जब तुम बोलोगे कि सर अब हम लोग ये कर चुके हैं, अब कुछ स्ट्रेटजी बताओ, तो बेटा ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज है, हर टीचर अपने सब्जेक्ट की ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज देगा जिससे तेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है? लेकिन तू अपना दिमाग कहां लगाएगा? सिर्फ सवालों में लगाएगा, सिर्फ थ्योरी में लगाएगा, ठीक है? बोर्ड्स को हल्के में हम लोग नहीं ले, हर दिन क्लास अटेंड करोगे भले कुछ भी हो जाए, नो एक्सक्यूजेस, प्रॉमिस करिए बेटा, प्लीज मेरे को इस चीज का प्रॉमिस चाहिए। क्योंकि देख बेटा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ज्यादा पॉइंट्स नहीं रखे हैं, इसके बाद थ्योरी, लेकिन मैं कुछ दिल की बात जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि आज सबसे ज्यादा बच्चे सुनेंगे और वो बातें मेरी रेजोनेट करेंगी पूरे साल भर। इस पूरी तैयारी में ना बेटा, पूरी दुनिया हो सकता है तेरे से पलट जाए, हो सकता है तेरे मम्मी पापा भी तेरे पे एक दिन ट्रस्ट ना करे, हो सकता है तू भी अपने पर ट्रस्ट ना करे, लेकिन उस पूरी तैयारी में ना सिर्फ मैं दिखूंगा तेरे पे पूरा 100% ट्रस्ट करते हुए। हर दिन तेरे को कहीं पर भी एनर्जी कम नहीं लगेगी, हर एक क्लास दूसरी क्लास से बेहतर मिलेगी तेरे को, ये गारंटी मेरी है, ये गारंटी मेरी है। इकलौता बंदा इस पूरी तैयारी में जो तेरे पे ट्रस्ट कर रहा होगा ना बेटा, वो यहां पर पढ़ा रहा होगा, और तूने अगर हमारे से ही दगाबाजी करी, बिलीव मी बेटा, कोई नहीं सुधार पाएगा तेरे को, कोई नहीं सुधार पाएगा। तो ये अब आपका प्रॉमिस है कि सर चाहे जैसी भी हालत है मैं क्लास में आऊंगा, मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यही एक लूप है। जब आप सोचते हैं कि यार मेरा तो मैक्सिमम निकल नहीं पाएगा, आपने जहां 10-20% की एफिशिएंसी से भी पढ़ सकते थे, आपने वो भी गिव अप करा। आप मेरी क्लास में आएंगे, ये मैं आपको बांध करके रखूंगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस आपको क्लास छोड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तबियत खराब है, लैपटॉप साइड में होना चाहिए बेटा, यही एक साल है। अगर तूने ये साल बर्बाद कर दिया, बिलीव में एक साल और देना पड़ जाएगा, और वो दूसरा साल बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। सारी हवा बातें खत्म हो जाती हैं बेटा, तब पता लगता है जब सारे दोस्त कॉलेजेस में होते हैं और तुम दोबारा से यही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, दोबारा से। वो पेन मैं देखना नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट फील करे। तो इस बार आपको ये क्लास छोड़नी नहीं है, बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, सब चीजें काटो और क्लास सबसे पहली प्रायोरिटी है, ठीक है? बोर्ड्स को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इस बार का आपके जितने भी सीनियर्स हैं एक बार पूछ लीजिएगा फिजिक्स का पेपर कैसा आया है। जेई मेंस के, जेई एडवांस के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मॉडिफाइड फॉर्म में आपको दिखेंगे। अब मार्केट में हुआ है कि भाई फिजिक्स का पेपर तो बहुत कठिन आया, मैं कह रहा हूं कठिन नहीं आया, रेलिवेंट आया, बस बात है कि आपने उसकी तैयारी करी या नहीं करी, राइट? तो जब हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे नोट से ही आपको सवाल मिलेंगे। बट बात वही है, पढ़ोगे तभी जवाब लिख पाओगे ना बेटा। तो इस बार बोर्ड्स को हल्के में नहीं लेना है। इसके में जो सपोर्टिंग मैंने आपको कैटलिस्ट के बारे में बताया था, उसको और डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लास रिस्पॉन्स शुड बी हाई। जब मैं आपको बोलूंगा कि बेटा अब जवाब बता, तो जवाब आना चाहिए। जब मैं बोल दूं बेटा शांत बैठ जा, तो शांत बैठ जाना है। बीच में ना 4-5 मशरूम हर साल आते हैं, हर क्लास में आते हैं, जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, उनका हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? जब हर बार विजय दिवस में सिलेक्शन होता है ना, तो वो बस बैठ करके ताली पीट रहे होते हैं, ठीक है? तो ये हर साल का है। तो 5-6 मशरूम से ना हमें कोई टॉक्सिसिटी होगी, ना तुम्हें कोई टॉक्सिसिटी होगी। जो भी आएंगे वो उखड़ते हुए चले जाएंगे। तेरे को बस अपनी पढ़ाई करनी है। क्लास का रिस्पॉन्स, जब क्लास खत्म होगी, यू हैव टू टेल मी हाउ वाज द क्लास। तू एक बार रिस्पॉन्स देगा, 10 गुना रिस्पॉन्स तेरे को अगली क्लास में मेरा दिखेगा, ठीक है? ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तो अब इस बार अंटर पंटर का ना ही गैंग बनेगा, ना ही आर्मी बनेगी, इस बार कल्ट बनेगा। और जब जब लेक्चर हमारे खत्म होंगे, जब जब हमारे चैप्टर खत्म होंगे, तो उस कॉपी को कोई बीट नहीं कर पाएगा, ये गारंटी है, ठीक है? तो इस बार
कल्ट बनाया जाए, हाँ या ना मेरे एंटरप्रेन्योर्स? यस, हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। इस बार कल्ट चलेगा बेटा। जिस दिन जेई का सिलेक्शन आएगा ना तुम्हारा विजय दिवस पर, तो इसी लक्ष्य बैच का इतना रिजल्ट निकलेगा, इतना रिजल्ट निकलेगा, कल्ट बन जाएगा रिजल्ट का। क्लियर? लव यू ऑल। जितने बच्चों ने अर्जुना 1 से पढ़े हैं और मेरे पे विश्वास करा है, मैं उनको सभी को धन्यवाद करूंगा। आपने पूरे साल भर मेरे साथ मेहनत करी। जो बच्चे अर्जुना 2, अर्जुना 3, फास्ट ट्रैक या फिर फाइटर या फिर मेरे से नहीं पढ़े हैं, मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ समय के लिए मेरे को 7 या 5 लेक्चर्स दे दीजिए। 5 लेक्चर्स में जो मैं बोल रहा हूं उसको कर लीजिए, और आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच होते ही आपके एडवांस के क्वेश्चन मैं क्लास में आपसे करवाऊंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा। तो अब हम लोग अपनी एनर्जी को नॉर्मलाइज करेंगे और अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। यस, आइए। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 12th का। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब आप सभी लोग अपने नोट्स निकाल लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, और एनसीईआरटी के हिसाब से इसी चैप्टर का जो नेम है बेटा, इसी चैप्टर का जो नेम है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मैंने इस बार आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी चीजें प्लान करी है ना बेटा, लेकिन वो बता करके नहीं करूंगा, ठीक है? इस बार जब आप बैच में रहोगे ना, आपको लगेगा भाई हम तो एक्स सोच के आए थे, इस बार तो 10x हो गया है, ठीक है? और सारी चीजें तुम्हारे लिए काम की है। मैं इस बार बता करके कुछ भी नहीं करूंगा, इस बार होती जाएंगी और तुम देखते जाना, ठीक है? इसको एनसीईआरटी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एंड दिस इज योर चैप्टर नंबर 1। क्या है ये? हमारा चैप्टर नंबर 1। जिन बच्चों ने ग्रेविटेशन अब पढ़ा है, देखो अब बात है कि सर इसके लिए हमें पीछे का क्लास 11th का क्या चाहिए, क्लास 11th का क्या चाहिए? तो थोड़ा बहुत वेक्टर्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन अच्छे सवाल लगाओगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। डिफरेंशिएशन, फिर आपका इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स। इसकी अब डर लगेगा सर मेरे को आता नहीं, मैं हूं ना भाई, क्या बोला था, चुपचाप मेरा ध्यान सुनते रहे, ठीक है? काइनेमेटिक्स हो जाएगा आपका, फिर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, मुझे पता है कई सारे बच्चे यहां पे पानी देना यार, ठीक है? कई सारे बच्चे यहां पर सोचेंगे कि सर ये तो चीज मुझे नहीं आती है। तो जितना मैं धीरे धीरे लेता चलूंगा उतना ही तेरे को धीरे धीरे लेना, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है? जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तुम मेरे को गरिया देना अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हमें चार्जेस के बारे में डील करना। अब चैटिंग आपकी कम हो जानी चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट दी चैट रेट हियर, ठीक है? चैटिंग कम, पूरा फोकस मेरे साथ। जब 5:45 पे क्लास खत्म होगी तो आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए और पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, अब बात आती है कि सर हमारे पास चार्जेस क्या होते हैं। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में डील कर रखा है कि आप लोगों को पता है प्रोटॉन क्या होता है, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप लोगों को पता है न्यूट्रॉन क्या होता है। ये केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं सभी ने डील करा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 9वीं और 10वीं क्लास से ही इस चीज के बारे में बताया गया है। तो हमें इन्हीं को डील करना है कि ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो आपको केमिस्ट्री में बताया गया, ये कैसे बिहेव करते हैं, ये एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगाते हैं, इनके आसपास जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, यही सब हमें डील करना है। इलेक्ट्रो मींस आपके लिए चार्जेस, ये है आपका चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, और स्टैटिक्स मींस रेस्ट। जब भी कोई चार्ज रुका हुआ है, कोई भी चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में हमें डील करना है। एंड दिस इज अ लेंथी चैप्टर। इसमें 20 लेक्चर्स हमें अप्रॉक्स लगेंगे। किस किस के अंदर पेशेंस है 20 लेक्चर तक टिकने की? और वेटेज, हाँ कई बच्चों को रहता है कि सर इसका वेटेज कैसा है। सर ऐसा तो नहीं कि 20 लेक्चर लगेंगे और क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, वेटेज इसका हाई कैटेगरी में है। मतलब आप हर साल जेई मेंस में देखेंगे, जेई एडवांस में देखेंगे, इसका सवाल मिलेगा मिलेगा। पेशेंस है, क्योंकि मैं बता रहा हूं होगा क्या कि आपके, मैं देखो हर बार प्रॉब्लम आपकी पहली मुंह पे मार रहा हूं। 12वें लेक्चर से लेके 20वें लेक्चर तक बीच में कई सारे बच्चे आएंगे, व्हेन न्यू चैप्टर विल स्टार्ट,
क्योंकि अभी में से कई सारे बच्चे कहेंगे चलो ठीक है मैं अभी ऑफलाइन पढ़ लेता हूं, मैं अपने से पढ़ लेता हूं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा, और वो पिट पिटा करके वापस आएंगे इस बैच में, फिर कहेंगे सर नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा। ये वाला चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट हो जाएगा, आप बीच में नहीं घुस सकते, ठीक है। 20 लेक्चर आपको पूरी एनर्जी के साथ लगना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब बात आती है सर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, आराम आराम से पढ़ेंगे, आपको लिखने का समय भी दूंगा। हमारे पास दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, आराम से लिखेंगे बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ मास by which it experiences force in electric and magnetic field। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सब बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये मास की ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। ये मास की ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे उसके ऊपर एक फोर्स लगाया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया जा सकता है और मैग्नेटिक फोर्स लगाया जा सकता है। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, अपना इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, इसको रिप्रेजेंट हम लोग क्यू से करते हैं, कई बार स्मॉल क्यू से भी लिख देते हैं, कई बार कैपिटल क्यू से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एक एटम न्यूट्रल है, अब पहला सवाल आप सभी लोगों के साथ, ठीक है, एक एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर कितना चार्ज होता है, सारे बच्चे। और बेटा आई थिंक आप लाइव बच्चे देख पा रहे होंगे सारे बच्चे, ठीक है। 14 लाख बच्चे में से यहां 1 लाख बैठा हुआ है, ठीक है। और अभी ये बढ़ता चला जाता है, जब भ्रमण करके बच्चे आते हैं बढ़ता चला जाता है। इसीलिए मैंने कहा था इस बैच के अगर आप टेस्ट भी दे दोगे ना, आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाएगा कि रियल टेस्ट क्या होता है, ठीक है। यस अब यहां पर पहले सवाल में ही हमारे बच्चे बहुत तेजी से दौड़े, हम हल्की जड़ंगी लगाए मुंह से गिर गए। एटम हमारे पास न्यूट्रल होता है तो उसमें कितना चार्ज होता है, उसमें नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल वर्ड से बच्चों को क्या लगता है कि चार्ज नहीं है, कई बच्चों को लगता है कि न्यूट्रल मींस चार्ज 0, नो, चार्ज तो है लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसी चीज को हमें यहां पर देखना है। तो जरा ये समझना, जैसे एटम है, मान लो जी मैं एक सोडियम का Na का आपको एग्जांपल ले लेता हूं। Na का एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं। सर ये लिखना है, बिल्कुल बेटा, चाटने से तो रिजल्ट आएगा नहीं, लिखना पड़ेगा। और 11 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप एटम की बात करते हैं तो प्रोटॉन्स कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रहते हैं, अपने शेल्स में। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये। देखिए एटम हमारे पास हमेशा न्यूट्रल ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं न्यूट्रल मतलब चार्ज नहीं, ना 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 ना। न्यूट्रल मतलब हमारे पास होता है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर आप एक एटम की बात करें, आप एटम को हमेशा न्यूट्रल कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स हमारे पास होते हैं जिनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूट्रल डज नॉट मीन्स चार्ज 0। न्यूट्रल मीन्स, सारे बच्चे अपनी कॉपी पे लिखेंगे, न्यूट्रल मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सारे बच्चे यस, सारे बच्चे यस, ठीक है। तो हम लोग सर चार्ज बनाते कैसे हैं, किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज देते कैसे हैं। जैसे मान ले तेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, 2 ही रुपए होंगे तेरे पास, 2 रुपए, ठीक है। अब हमने तुमसे 1 रुपए ले लिया तो तू गरीब हो जाएगा, ठीक है। और मैंने मान ले तेरे को 1 रुपए दे दिया तो तेरे को अचानक से फीलिंग आएगी सर हम तो बिल्कुल अमीर हो चुके हैं, है ना। तो तेरे 2 रुपए का एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब तू वहां से अमीर और गरीब कैसे सेट करता है, सर अगर मेरे को पैसे मिल जाएंगे तो मैं अमीर हो जाऊंगा, और मेरे ये 2 रुपए अगर कोई चुरा लेके चला गया, हाँ,
बैच आया है सस्ता बोल के 2 रुपए भी ले लिया तो आपको गरीबी वाली फीलिंग आएगी। हाँ यार, ठीक है तुम्हारे पास पैसे नहीं है लेकिन पीडब्ल्यू के कॉइन्स तो है ही, है ना, ये सुनो। हाँ या ना, ठीक है 5 रुपए, ठीक है वैसे ही समझो। तो अगर आप देखें तो इसके पास कुछ प्रोटॉन्स थे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब हम लोग किसी भी एटम को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे करते हैं, Na+ आप कैसे बनाते थे, Cl- आप कैसे बनाते थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से, है ना। तो अगर मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, इसमें से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो अब इसके पास कितने बचेंगे, इसके पास सर 11 तो प्रोटॉन हो गए, हाँ, और सर इसके पास 10 क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 10। तो इसमें जरा देखना 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसका जो चार्ज हो जाता है आप कहते हैं Na+। क्या आपको ये बात समझ आई। किसी भी बॉडी को आप चार्ज कैसे करते, ये नहीं कि भैया जादू की छड़ी घुमा करके मारेंगे कि हो जाएगा, अबे लपड़ मारेंगे तुम्हें, ठीक है। हमें कभी भी हम चार्ज को बना नहीं सकते, हम बस न्यूट्रलिटी को चेंज करते हैं। जैसे मान ले तेरे पास 100 रुपए थे तो मैं तेरे को अमीर और गरीब बना सकता हूं, मैं तेरे को 100 रुपए नहीं दे सकता, ऐसी बात है, ठीक है। तो इसके पास जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, हेंस इट वाज न्यूट्रल। अब मेरे को अगर इसको प्लस बनाना है या नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके ही हम लोग इसको पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा Na+ जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो आप आखिरी शेल पे से, ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव कर देते हो तब जाकर ये बनता है Na+। दैट मींस अगर मैं किसी को पॉजिटिव और नेगेटिव बना रहा हूं जस्ट बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी। समझ आई बात, सारे बच्चे थम्स अप करें, सारे बच्चे एक बात हम जब करें कि आपको ये बात समझ आई कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से ही इसको नेगेटिव और पॉजिटिव बना सकते हैं। क्लोरीन में आप क्या करते थे कि इलेक्ट्रॉन देते थे इसीलिए वो Cl- हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, समझना इस चीज को, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जैसे Na+, कई बच्चे कहते हैं सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, अबे ये क्या है, Na+ मींस एक इलेक्ट्रॉन की कमी है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। यस, वेरी गुड। अब बात आती है न्यूट्रल बॉडी को, जरा ध्यान समझना, यही कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इसी को हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो यहां से ये वाली लाइन हटा देता हूं, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो जरा समझना, कोई भी अगर आप बॉडी लेते हैं उसके अंदर जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, आप ऐसे बात कह सकते हैं। सर ये बनाना है, नहीं बेटा, सूंघ ले नाक लगा करके, बहुत मूवीज में देखा है, याद हो जाएगा, सीधे खोपड़ी में जाएगा, लपड़ मारू, चुपचाप लिख। यस, हाँ या ना। तो इस पूरी स्लाइड में क्या चीज है भाई, देखो चार्ज क्या होता है, एक मास की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर फोर्स लगा सके, उसी को हम चार्ज कहते हैं। क्लियर। चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं वो सब आपके सामने आएगा, ये एक सिंबल है हमारे पास क्यू। अब बात आ रही है किसी भी बॉडी को हम चार्ज करते कैसे हैं। आप चार्ज देते हैं बाय चेंजिंग द न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो न्यूट्रल बॉडी में इक्वल अमाउंट है, बस इलेक्ट्रॉन का लेने देने से ही हमारे पास रहेगा। यस बेटा, सिमुलेशन के थ्रू भी पढ़ाता हूं तो ध्यान से सुनिएगा, अभी आएंगे सिमुलेशन भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी चेंज द न्यूट्रलिटी, बाय गिविंग और टेकिंग। ये अंग्रेजी हमारी थोड़ी सी वीक है, हम पहले से बता रहे हैं, ठीक है। बाय एडिंग एंड रिमूविंग, बाय एडिंग एंड रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी। अगर आप न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालें या फिर देंगे तो आप उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही आपकी न्यूट्रल बॉडी थी बेटा, ठीक है, आराम से
पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक दिस। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज? जरा सारे बच्चे सोचना। कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, इतना तेज दौड़ते हैं, नेगेटिव ही लाते हैं। हाँ सारे बच्चे, अगर मान लो मैंने इसमें से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर मतलब 10 भी ले सकता हूं, 50 भी ले सकता हूं, 100 भी ले सकता हूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से अगर मैं n इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। जैसे आप रिमूव करोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। स्पेलिंग गलत हो सकती है, फिजिक्स नहीं। अंग्रेजी पे हम पहले तो ध्यान नहीं दिए थे, हम पहले बता रहे, ठीक है। हाँ, एक बार हम लव लेटर अंग्रेजी में लिख दिए थे, लड़ाई हो गया, ठीक है। अंग्रेजी पे हुआ था कि अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता तुमको, इमेज खराब कर रहा है, अब भाड़ में जाओ तुम, ठीक है। हम इतना पैसा कमाएंगे, पीछे दौड़ोगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। क्लियर है क्या? अरे कहां गए? अरे ये ससुरा एक तो ये बीच में आ जाते, चैट उड़ा दी। भाई चैट कहां छोड़ गया तू? यस, कहां गए? ठीक है। अब देखो, जब मैं इसमें ऐसे पॉजिटिव दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमारे पास कुछ शूरवीर बच्चे होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ शोर मचा रहे, सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लपड़ मारे बेटा, इलेक्ट्रॉन कम हो गए इसीलिए पॉजिटिव ज्यादा हो गया है। यस, तो हम लोग दिखाते हैं ऐसे, लेकिन इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। डेफिशिएंसी मतलब कमी। जैसे आपको 9वीं 10वीं क्लास में जब आपको लगता था आप बहुत अच्छी साइंस पढ़ रहे हैं, तो वहां पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हड्डियां वीक हो रही हैं आपकी, है ना, ये तो पढ़ाया जाता है डेफिशिएंसी। तो वही मतलब डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी। इस पे चार्ज कितना आएगा? आप सभी लोगों ने बोलता सर पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर हमारे पास चार्ज, लेट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज E, कितना होता है वो? वैसे 1.602 या 6 ही कर लेते हैं, इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस में होता है। और इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये तो केमिस्ट्री में भी रटवाया है वैसे तुम्हें, ठीक है। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन आपको पता होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, प्लस E, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे ही आप n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हटाएंगे, तो आप सभी लोगों ने बोला था पॉजिटिव होगा, तो मैंने कहा पॉजिटिव हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इतना, ठीक है। अब आपने 10 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए तो 10 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो चार्ज कितना आएगा? वेरी गुड, दैट विल बी सब प्लस n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा, लेकिन एक बार ध्यान से सोचिएगा, एक बार ध्यान से सोचिएगा, डेटा वाइज भी मैं लूंगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसी में n इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, कितने? 10 भी दे सकता हूं, 20 भी, 50 भी, 100 भी, कुछ भी, n नंबर। तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होएगी। हाँ सर, पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा? सारे बच्चे वेरी गुड सर, ये वाली बॉडी अब हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस, यहां पर डेफिशिएंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, इसीलिए हम इसको नेगेटिव दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है लेकिन कम मात्रा में, ठीक है। तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी ये हमारे पास बनेगी। और जरा इसका चार्ज देखना बेटा, मैं कैसे लिखूंगा? Q इज इक्वल टू -n टाइम्स ऑफ E। एग्जाम्पल लूंगा अभी, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। Q इक्वल टू -n टाइम्स ऑफ E, ठीक है। सर बाय अर्जेंट वर्क, मैंने यही तो बोला था कि आपको इस रास्तों में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे। भाई इधर आ जा, ये काम कर दे, वो काम कर दे, घर पे शादी,
यही तो अर्जेंट वर्क तेरे को सिलेक्शन से हटाते हैं बेटा। अब बात है कि तू तेरे से 4 घंटे मांगे, वो तू 4 घंटे भी नहीं देगा, फिर तेरे को कैसे सिलेक्शन मिलेगा भाई? ठीक है, यस सर। इसका मतलब क्या है, एक बार मेरे को डेटा वाइज समझाइए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, एक मेरे पास बॉडी है, एक मेरे पास बॉडी है एंड दिस इज अवर न्यूट्रल बॉडी। मैंने बोला कि भाई इस पर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस पर ऐड कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात। ठीक है, तो जब आप ऐड करोगे तो ये वाली बॉडी क्या हो जाएगी सर? ये वाली बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, तो इसका चार्ज ऑन बॉडी कितना आएगा? अगर मेरे को चाहिए तो आप कहोगे सर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैंने कहा हाँ, कूलम, राइट। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हमारे पास आएगा सर 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये इसका चार्ज आया और नेगेटिव के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया। वेरी गुड। अब मान लो मैंने इसमें से, इसी सवाल में मैंने बोला 50 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। अभी एक सवाल आने वाला है, एचसी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 का सवाल है, 50 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। और देखना रायता फैलेगा। सर स्पेलिंग रॉन्ग है। अरे यार तुम तो टीचर में ही कमी निकाल रहे हो। मैंने क्या बोला था भाई? तेरे पापा तेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हारी भौजाई जो भी बनाओगे तुम कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम अपने आप को 4 थप्पड़ रोज सुबह मारोगे। हम ही मिलेंगे, कहेंगे बेटा हो सकता है सिलेक्शन। ठीक है, हम में कमी मत निकाल, जो लिखा है उसी को सत्य मान ले, न्यूट्रा। ठीक है, हाँ, 50 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। ठीक है, अभी चलो बेटा रास्ते में, तब पता चलेगा। जिनसे रात रात भर फोन लगा के बात कर रहे हो ना कि खाई हो या नहीं खाई हो, तुम्हारी रैंक चबा चबा खाएगी, बता रहा। ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन अगर आपने रिमूव करे तो बॉडी तो सर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। हाँ, तो ओवरऑल बॉडी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। अब मैं बोलूं इसका चार्ज बता दे भाई, इसका चार्ज बता दे, तो तू ये कहेगा सर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर नेगेटिव होता है। मैंने कहा अभी वैल्यू लिख, वैल्यू। तो 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा सर? 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 50 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हुआ। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये हमारे पास 8 इंटू, हमारे पास है ना 8 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, 80 है ना हमारे पास। 80 इंटू 10⁻⁻19 या 8 इंटू 10⁻⁻18 ये आ गया। अब जो ये चार्ज आप बॉडी का यहां पर कहेंगे, क्योंकि प्लस माइनस आप ये देखना कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करे हैं तो ये बॉडी अब पॉजिटिव चार्ज हमारे पास हो जाएगी। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो, यस और नो? आ रहे बेटा, यूनिट पर आ रहे हैं। फ्रैंकलिन ईएसयू अभी यूनिट पर भी हम लोग आ रहे हैं। अब मेरा एक सवाल बताइए, ठीक है? सवाल क्वेश्चन नंबर आप डालेंगे 3, अपनी कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है और कुछ नहीं। अब इसका जवाब बताएं। वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर अनदर, मैं पोल, यहां पर पोल भी दे सकते हैं, यस। तो मैं आपको 60 सेकेंड का एक पोल देता हूं। अब देखना रायता फैलना स्टार्ट। ठीक है, वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। एक आपका स्फीयर ए है, इसको हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज बनाया। आराम से सोचेंगे बेटा, ठीक है। एंड अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर इज ऑफ एग्जैक्टली सेम मास ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसको बराबर का ही नेगेटिव बना दिया। ठीक है, then mass of A and mass of B still remains equal. Mass of A increases, mass of B decreases, mass of B increases. हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है? हाँ, अब देखिएगा सर, हम ना अभी आईटी निकाल देंगे, पॉपा हो रहा है। ठीक है, आगे से गीला पीछे से पीला, लेकिन हाँ अभी आईटी हम निकाल ही दे रहे हैं।
अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इनका इनिशियल मास सेम है। मैंने कहा तो सर चार्ज दोगे तो मास में अंतर क्यों आएगा? बहुत सोचे हो गधे बेटा, तू ये समझ नहीं पाया कि अब इसका कंसेप्ट को जरा ध्यान से सोच, बहुत माइन्यूटली। अब ये HCV का सवाल है तेरा, HC वर्मा बुक का ये आपका सवाल है। ये क्या है कंसेप्ट? ये है कि वी गिव चार्ज टू अ बॉडी, वी चेंज न्यूट्रलिटी ऑफ बॉडी। अब कंसेप्ट लिख ले अपनी कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 3 का कंसेप्ट क्या है? वी चेंज न्यूट्रलिटी ऑफ ए बॉडी बाय एडिंग / रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? तुम इलेक्ट्रॉन को इतना हल्का मानते हो कि तुम्हारे लिए वो इनसिग्निफिकेंट हो गया। अरे पगले, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। जब तू किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करेगा तो बेसिकली तूने कैसे बनाया होगा? ध्यान समझ, ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी, हाँ अब आंसर चेंज होते जा रहे होंगे गधों के। इसमें से अगर तूने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तभी ये बॉडी पॉजिटिव बनी, यस। और अगर ये बॉडी पॉजिटिव बनी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो इसका मास तो डिक्रीज होगा ना गधे इंसान। तेरे जेब में 100 सिक्के थे, तेरे जेब में 100 सिक्के थे, अगर मैं 50 सिक्के निकाल लूं, 50 सिक्के निकाल लूं तो तेरे में डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई सिक्कों की, हाँ तो तेरा मास कम होगा ना। भले ही एक सिक्के का मास कुछ भी हो, बहुत कम ही है तेरे कंपैरिजन, लेकिन कम तो होगा, हाँ तो मास डिक्रीज कर जाता है पॉजिटिव बॉडी का। और अगर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया, अगर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो भाई हर इलेक्ट्रॉन का मास है ना गधे। अब देखो आंसर चेंज होता जा रहा है, ये अलग ही है, ठीक है। नेगेटिव में भले ही इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कोई भी बॉडी चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है और मास भी हमें पता है। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं तभी पॉजिटिव बना, तो मास डिक्रीज करेगा। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे जा रहे हैं तो मास हमारे पास इंक्रीज करेगा। अब देखो जरा दोगुला इंसान कैसा होता है, ये है। तो मास ऑफ बी, पहले वाला जो हमारे पास है वो ए था, ठीक है, इज्जत बचा रहा, और ये है हमारे पास बी, तो मास ऑफ बी विल इंक्रीज। डी ऑप्शन आंसर है। सबसे पहले ए आ रहा था लाइन में, तो डी ऑप्शन हमारे पास आंसर है। ई क्या है? ईमानदारी से बताइएगा, दोबारा से पोल करते हैं। आपको बस चैट में लिखना है, ठीक है, अपने आप वो आंसर ले लेता है। हाँ, एक बच्चे ने पूछा सर बट मास इज इक्वल टू, भाई देख एक एटॉमिक मास होता है और एक मास होता है, दोनों में अंतर है बेटा, ठीक है। मैं तेरे पास 100 सिक्के थे तो तेरा जो टोटल मास होगा, तेरा मास प्लस 100 सिक्कों का मास। अगर मैं उसमें से सिक्के निकाल लूंगा तो तेरे पास डेफिशिएंसी हुई, डेफिशिएंसी होगा तो तू पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और अगर तू पॉजिटिव चार्ज बना बेटा तो तेरा मास तो कम हुआ ना। बस यही बताना है कि हमारे पास किसी बॉडी को अगर आप चार्ज देते हो तो मास में अंतर आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ईमानदारी देखते हैं। अब देखना, अभी हमारे पास कुछ नहीं तो 91,000 बच्चा है। अब हम बता रहे हैं इसमें से 88,000 सब फर्जी है, ठीक है। अब ए एक बार भी नहीं आ रहा है सर, पोल नहीं आया। अरे चैट में लिख दो, कहते तो है चैट में से आ जाता है। टाइम खत्म होते हुए अब देखते हैं, परसेंटेज 90 पार होगा अगर आया तो। अभी भी ससुर है ये सर हमको ना IIT जाना है, IIT। इसका एक आई पीछे लगा दे, इसको पता भी ना चले, घर पे खुशी खुशी बताए पापा हम IIT तैयारी करे थे, डिग्री में का आई थोड़ा गड़बड़ छप गया है, ITI हो गया। को नहीं याद। अबे कैसी खाल है तुम्हारी, है? मैंने देखो भाई 10% बच्चे, ठीक है, हमारे पास मैं तुम्हें क्यों कहता हूं ज्यादा बिना स्ट्रेस के तैयारी होगी। क्यों? पहली क्लास का पहला सवाल बिल्कुल बेसिक सोचना था, उसमें 10% कह रहे भाई देखो हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते,
ये बच्चे मेहनती हैं, इनको आगे जाने दिया जाए, ठीक है। यही परसेंट 30-35 तक जाता है आखिरी में, रियल कंपटीशन ऐसे ही घट जाता है, इनका कान नहीं है, ठीक है। सारे बच्चे इस कंसेप्ट को लिखे और प्लस अपने इसमें भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी ऐड कर लीजिए कि जब आप किसी बॉडी, न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा एंड मास हमारे पास डिक्रीज होगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। हाँ, नॉट अंडरस्टूड, अभी अभी आया होगा भाई, ध्यान से सुन। किसी बॉडी को पॉजिटिव कैसे बनाएगा? इलेक्ट्रॉन लेने से बनाएगा। तो अगर तू इलेक्ट्रॉन लेगा तो हर इलेक्ट्रॉन का मास है ना, तेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, उसका कुछ तो मास होगा, कम होगा, होगा तो। अगर मैं तेरी जेब से सिक्के निकालते चला जाऊंगा तो क्या तेरा ओवरऑल मास कम होगा? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूं, न्यूट्रल बॉडी का जो भी मास है, अगर तू इलेक्ट्रॉन निकालेगा मास डिक्रीज होगा। सारे बच्चे थम्स अप करेगा, समझ आई क्या बात? और अगर आप इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर रहे हो तो इसका मास इंक्रीज हमारे पास करेगा। सारे बच्चे एक बार प्लीज थम्स अप करिए। सिर्फ चार्ज के बारे में मत सोचिए कि सर चार्ज होता है n टाइम्स ऑफ ई, मास का भी सोचिए, क्योंकि एक सवाल है और HC वर्मा के सवाल डायरेक्टली जेईई मेंस और आपके बोर्ड लेवल का सवाल बना सकते हो, 1 मार्क ऐसी जाएगा। यस, वेरी गुड। तो यहां पे लिख भी दिया है, चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। अगर आप एक एटम की न्यूट्रलिटी को हटा रहे हैं, न्यूट्रलिटी मतलब वो न्यूट्रल नहीं रह पा रहा है, तभी आप चार्ज बना सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे आपकी जो बुद्धि है, ठीक है, वो हम उसमें थोड़ा सा एड ऑन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हो सकता है तेरे दोस्त तेरे को बिगाड़ दे तो तेरी थोड़ी सी बुद्धि कम हो जाए, हम तेरे को पढ़ा दे तो तेरी थोड़ी सी बुद्धि बढ़ जाए, लेकिन जो तेरी बेसिक बुद्धि है वो वैसी की वैसी ही है ना, ज्यादा अंतर थोड़ा ना होता है तेरे में, वैसी समझ। चार्ज को हम बना नहीं रहे, ऐसा नहीं है कि बेटा लाल में पीला डाला और नीला निकाल के कहा ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में बोला जाएगा अभी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन हमने पैदा नहीं करा, ये यूनिवर्स में पहले से थे। हमने क्या करा, इधर आदान प्रदान कर दिया। यस, हाँ, आइए भैया, अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। मैं क्लास एंड करने से पहले आपको रिवाइज भी कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आ जाओ। अब टाइप ऑफ चार्जेस कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। सर न्यूट्रल भी तो, अबे न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है, ठीक है, नेट चार्ज उस पे 0 है। देयर आर 2, अब ये पॉइंट्स लिखना बेटा, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। 2 ही प्रकार के हमारे पास चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसके एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए कि सर पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल, जैसे प्रोटॉन, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इनके चार्ज भी पता है, मास भी पता है, चार्ज कितना होता है दोबारा से अगर आप इसका Q देखेंगे तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा बिल्कुल फोकस, बिल्कुल फोकस। तुम्हें लगेगा सर ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, यही चीजें बाद में बेटा परखच्चे उड़ा देती हैं, ठीक है। अभी एक सवाल गलत करके बैठे थे तुम, और इसका मास कितना होता है हमारे पास 1.67, क्या हो गया भाई, हैंग हो गया क्या? नहीं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसका मास कितना होता है बेटा 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। हमारे पास 2 ही प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव में एग्जांपल आपका एक प्रोटॉन है जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, अल्फा पार्टिकल एंड ऑल भी है, वो आगे मैं बताऊंगा, और नेगेटिव में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर, आर दीज ओनली एग्जांपल? नो, और भी एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे मान लो आपको पॉजिटिव में चाहिए, यार पॉजिटिव में आपके लिए Na+ भी तो हो गया ना, Na+ भी तो आपका एक पॉजिटिव ही तो चार्ज है, हाँ या ना, समझिए उस चीज को। तो ऐसे चार्जेस बहुत सारे हैं। एक हीलियम का डबल आयनाइज अल्फा पार्टिकल, आप लोगों ने अगर नाम सुना आगे आएगा, He24++, ठीक है। तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, लेकिन हमारे पास जो बेसिक चार्जेस हैं वो हमारे पास प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है क्या? वेरी गुड। यूनिट ऑफ चार्ज, इसका यूनिट होता है कूलॉम्ब, जिसको हम लोग C से भी लिखते हैं,
पढ़ लो बेटा, वरना दुनिया बनाते चली जाएगी यही। ठीक है, तुम कहोगे अरे तो कूलम लिखा है। नहीं बेटा, कूलम नहीं लिखा है, तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए कूलम बोला जा रहा है कुछ और। ठीक है, कहां रॉन्ग हो गया? 1/20, हाँ ठीक तो है। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एक नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक तो है। ठीक है, कूलम इसका एसआई यूनिट है। इंटरनेशनली अगर आप किसी के सामने बोलोगे, ठीक है, तो कूलम को वो समझ जाएगा कि चार्ज के बारे में ही है। लेकिन इसका एक सीजीएस यूनिट भी होता है विच इज कॉल्ड स्टैट कूलम, और इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम। वैसे यूज होता नहीं है, लेकिन पहली क्लास में बच्चे के अंदर इतना जोश होता है, सब रट लूंगा, चाट जाऊंगा सर, चाट। हाँ ठीक है, हमारा सारा काम हो जाएगा कूलम पर ही। ठीक है, हमारा सारा काम रहेगा कूलम पर भी। यूनिट ऑफ चार्ज दैट विल बी इन कूलम्स। मोस्टली क्वेश्चन कहीं पर भी स्टैट कूलम आएगा नहीं, लेकिन हाँ कुछ बच्चों को अंदर खुजली रहती है कि सर स्टैट कूलम आप पढ़ाई नहीं, हम अभी बता रहे हैं, सिलेक्शन हो नहीं। अबे ओए लपड़ मार, इससे कोई तेरा सिलेक्शन नहीं रुक रहा है। लेकिन हाँ, सीजीएस यूनिट एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो इंटरनेशनली हम लोग सभी लोग मानते हैं। सीजीएस है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, वो यूनिट सिस्टम जो पहला चैप्टर जिसमें आपने पीएचडी करी थी, डॉक्टर इन यूनिट्स एंड डायमेंशंस, याद आ रहा है? सारे बच्चे जो आपने डॉक्टर पीएचडी इन यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो आपने पहले चैप्टर में की थी, याद करिए। क्लास 11वीं जब स्टार्ट हुई थी, 5 किताब खरीदे थे सर, एक भैया से एक्स्ट्रा चुरा लिए थे। टीचर यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा रहा था सर, और सर जो मेरे अंदर आईआईटी का जुनून था, हाँ किताब सूंघते थे, नहीं नहीं जो जोश आता था, सारी किताबों के सर सारे सवाल लगाने की कोशिश करी थी हमने। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर। तो जो आप लोगों ने पीएचडी करी थी बेटा, उसका बस छोटा सा हिस्सा कि एक ऐसा यूनिट सिस्टम होता था, एक सीजीएस यूनिट सिस्टम होता था। ठीक है, बस इससे और आगे नहीं जानना। उसमें कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज दैट विल बी इन कूलम। सीजीएस में स्टैट कूलम कहते हैं और फ्रैंकलिन कहते हैं, दोनों चीजें। एक कूलम में 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, बस इतना ही ज्यादा है। ठीक है, हाँ MKS एंड ऑल, यस यस यस, नोट्स बना रहे हैं बच्चे यूनिट्स एंड डायमेंशन के। ठीक है, स्टार्टिंग में उनको लगता था कि भाई 11th में आती है और इतने सॉरी हम कैसे याद करेंगे, और आखिरी तक आते आते पता लगा भाई सबसे आसान तो वही था। हाँ, तो वैसी 12वीं में भी है। जब अभी आपको लगेगा यार ये तो बड़ा कठिन है, जब 12वीं आगे आएगी तो आप कहोगे सर क्या वो दिन थे जब हम चार्जेस में पूछ रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव है। वैसी हरकत है ये, छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल चिल हो गए, आराम से पढ़िए, कोई खतरनाक बात नहीं है। डायमेंशन ऑफ चार्ज, अरे बाप रे सर डब्बा तो पहले बनाएंगे, आधा मार्क टीचर ऐसे काट जाता था। ठीक है, तो याद करिए फॉर्मूला क्या होता था करंट का, जब आप टॉपर हुआ करते थे, याद आ रहा है? गुड्डू गुड़िया, याद आया? लेकिन अब हमारे बच्चे हो चुके हैं बुड्डू बुड़िया। ठीक है, अलग सर 10वीं क्लास के बच्चों को कहते हैं गुड्डू गुड़िया, और हमारे 12वीं क्लास के जो ये अंटर पंटर है, ठीक है, इनका नाम हमें करंट चेंज करना पड़ेगा। ये गुड्डू गुड़िया से काम नहीं चल रहा है, ये बुड्ढू बुड़िया है, बुढ़ा चुके। ठीक है, हाँ, तो वहां पर एक 10वीं क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था, आपसे ये याद नहीं हो रहा था। हाँ मैं सोच के इतना हंसी आती है ना, 10वीं क्लास के बच्चे भाई साहब I=Q/T याद नहीं हो रहा है। हाँ चलिए कोई नहीं, होता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप चार्ज की डायमेंशन निकालेंगे तो दैट विल बी 80। फिर ए कहां से आ गया? अबे करंट का एम्पेयर होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो Q=80। ये कह रहा है सर को रोस्ट मत कर। सर को नहीं, मैं तुम्हें रोस्ट कर रहा हूं। इतना तो समझ भाई, इतना तो देख, सेंस ऑफ ह्यूमर इतना होना चाहिए कि तेरे को समझ आए कि कब तू रोस्ट हो रहा है, कब मैं अपने आप को रोस्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक्चुअली में तुझे कह रहा हूं, तू बुढ़ा चुका है, 18 साल के बुड्ढू बुढ़िया, ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब बात आई चार्ज। चार्ज हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर का अंतर पता है? हाँ या ना? चार्ज हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब भी आप किसी सिस्टम में चार्जेस को जोड़ेंगे, ठीक है, जब भी आप सिस्टम में किसी भी चार्जेस को जोड़ेंगे तो जोड़ते समय ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सर है भी तो नहीं हमारे पास,
स्केलर को डील करने में हमेशा दिक्कत ही नहीं होती। आप किसी तरीके से हमारी एक गुंजाइश है उसको पूरा करा दो, सब फोर्स को ना स्केलर बना दो, मजा आ जाए। हाँ, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता और ज्यादा है भी नहीं हमारे पास। स्केलर वाली चीजें हम सर बहुत मस्त से डील करते हैं। वेक्टर में थोड़ा सा ना फिर दिक्कत होता है, दिमाग लगता है। यस, स्केलर है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एक सिस्टम है, इसमें +5 कूलम है, इसमें -3 कूलम है, +2 कूलम है, अगर मान लीजिए, तो टोटल चार्ज जब हमें निकालना होगा तो सर अंडर रूट में a² + b² + 2ab लपड़ मार दूंगा। जहां लगाना है वहां लग नहीं रहा तुमसे, और जहां नहीं लगाना वहां पहले से लिखे पड़े हो। ये एक स्केलर क्वांटिटी। अगर एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस है, +5 कूलम, -3 कूलम, +2 कूलम, अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना है तो ज्यादा दिमाग लगाना मत, सारा का सारा यही यूज हो जाएगा, वरना तुम्हारा सीधे जोड़ना +5 कूलम, फिर था -3 कूलम, फिर था +2 कूलम। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास -1 4 कूलम आपका प्लस में आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ या ना? यस, वेरी गुड। देखो 3000 बच्चे ऐसे ही जाते, ठीक है, लेकिन आपको जुड़े रहना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगली क्लास से ही आपका दिमाग और लगना स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये कुछ प्रॉपर्टी है, सारा रिवाइज करके ही भेजूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। जैसे आपके पास रुपए, कोई भी रुपए तुम्हारे पास जीवन भर नहीं रहेगा, ये बात तो सत्य है, ठीक है। आज मान लो तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, कल 10 हो सकते हैं, कल नेगेटिव भी हो सकता है, तुम उधारी में भी आ सकते हो। पैसा किसी के ऊपर नहीं है, बस एक नोट पर लिखा हुआ है, पेपर पे लिखा हुआ है 10 रुपए, तुम उसी को लेके खुश हो, ठीक है। उसी प्रकार से चार्ज भी ट्रांसफरेबल है, ठीक है, ट्रांसफरेबल है। पहली आपकी प्रॉपर्टी क्या रही, ये कि जैसे मान लीजिए वी कैन ऐड और रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू चार्ज अ बॉडी। तो आप चार्ज को, किसी बॉडी को चार्ज देने के लिए आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वी कैन ऐड और रिमूव इलेक्ट्रॉन टू चार्ज अ बॉडी। तो पहली बात, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि भाई साहब लेके बैठे हैं तो लेके ही बैठे हैं, नहीं नहीं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। कहने का मतलब कि भाई अगर मास है तो मास की ही तो प्रॉपर्टी थी चार्ज। ऑल चार्जेस, इसका मतलब यह है ऑल चार्जेस विल हैव मास, हर चार्ज के पास मास होगा, बट मास में हैव जीरो चार्ज। ऐसा हो सकता है जीरो नेट चार्ज, आप लिखिए नेट चार्ज। एग्जाम्पल में न्यूट्रॉन का मास होता है, हां सर होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं। लेकिन हर चार्ज, इलेक्ट्रॉन देख लो, प्रोटॉन देख लो, उनके ऊपर चार्ज है, हां, उनका मास होगा ही होगा। क्लियर है क्या? यस और नो? बेटा सारे बच्चे एक बार सीरियसली एक बार दिल बनाइए, सारे बच्चे एक बार सीरियसली एक बार दिल बनाइए, ठीक है। देखो बेटा, जैसे जैसे तैयारी चलेगी, हंसी मजाक को भी बहुत कंस्ट्रक्टिव लेना है, ठीक है। हमें कोई स्ट्रेस में तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बहुत हाइप्ड बना रखा है आईटी के बारे में, हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सर ये वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे क्या, कि ये ट्रांसफरेबल है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड। यस, आपके स्कूल में बोर्ड्स में 1-2 मार्क्स का सवाल आ सकता है, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस या 2 प्रॉपर्टीज, तो एटलीस्ट कुछ पता होना चाहिए। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है? एक बात बता, इसको समझने के लिए एक बात बता। एक न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या मैं इसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकता हूं? सारे बच्चे सोच के बताना, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्वार्क्स पर भी, अब यहीं पर मैं क्वार्क्स पर भी आ जाऊंगा, टेंशन मत ले, क्योंकि वैसे ऑल्दो जरूरत नहीं है, लेकिन कई जगह पर बताया जाता है तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जो रेलिवेंट है पहले उसको समझ लो अच्छे से। क्या मैं 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं? नहीं।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने कॉपी में लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज अभी के लिए हमारे लिए कोई नहीं है। अभी के लिए मतलब क्लास ट्वेल्थ के इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज कोई पॉसिबल नहीं है। पहली बात ध्यान से सुनना, अगर ये ऐप में होती तो मैं आपकी चैट रोकता, क्योंकि यहां पर बच्चों को डाउट्स आते हैं। इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते। आप ये सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज और मास पता है, मैं सर इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बात बोली है, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। क्लास ट्वेल्थ के लिए जब आप हायर स्टडीज में जाते हो तो इससे भी छोटे चार्जेस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। यस, पता भी होना चाहिए, नाम भी पता होने चाहिए। इससे भी छोटे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के लिए क्या वो इंपॉर्टेंट है? नहीं, सीधी सी बात नहीं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मुझे पता है क्लास में जाकर के घमंड तो तेरे को दिखाना ही है। जब भी तेरे को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है, हाँ वो बोसॉन्स, ठीक है, वेक्टर का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा गधे से, लेकिन बोसॉन्स के बारे में, क्वार्क्स के बारे में सब पता है। ब्लैक होल के बारे में बता दीजिए। अब एक क्वाड्रेटिक तो तेरे से सॉल्व हो नहीं रही, ब्लैक होल जाने का तू है। हाँ, अब ये वाला जो अब डेटा आएगा वो आपके घमंड के लिए, कि क्लास में जाओगे भाई क्वार्क्स, तुम्हें क्वार्क्स नहीं पता यार, इसको क्वार्क्स नहीं पता है। हाँ, ये करना है ना, क्लास में जाकर के टीचर के सामने ऐठन दिखानी है थोड़ी सी। और हम ना क्वार्क्स के बारे में पढ़े था, आपको शायद पता नहीं होगा, बता देते हैं। भाई देखो, क्लास 12वीं से जब आप ऊपर जाओगे तो स्मॉलर चार्जेस, क्वार्क्स एक एग्जांपल है आपका, और भी सारे होते हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। ठीक है, क्वार्क्स आपके और भी छोटे चार्जेस है, और भी छोटे चार्जेस है। ये कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। ये बाहर नहीं होते बेटा कि तू निकाल करके दे देगा, ना ना ना, ये तिजोरी में रखे हुए हैं। देख भाई, मैंने तेको क्या बताया था, किसी भी एटम को जब तू चार्ज करेगा, चार्ज में कन्वर्ट करेगा, न्यूट्रल से चार्ज में लाएगा, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स का निकालना या देने से होगा। Na+ कैसे बनाया था? इलेक्ट्रॉन निकाल करके। Cl- कैसे बनाया था? इलेक्ट्रॉन दे करके। तू बेटा ये न्यूक्लियस के अंदर वाले चार्जेस को नहीं निकाल सकता, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, हम सारा खेल किसका कर रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही समझ तू बस। ठीक है, जो आखिरी ये वाले इलेक्ट्रॉन है, इसी को लेना देना कर सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर के चार्जेस को तू बाहर नहीं निकाल सकता, सीधी सी बात ये है। ये इंडिपेंडेंट, तेरे को ऐसे नेचर में इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा खाली फोकट में कहीं पर, तेरे को क्वार्क्स नहीं मिलेंगे। दे आर नॉट स्टेबल एक्सेप्ट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये चैन से रह सकते हैं, तो उसको निकाल नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन क्या सबसे छोटा चार्ज है? हाँ, क्लास 12वीं तक के लिए सबसे छोटा चार्ज है। लेकिन 12वीं से जब आप ऊपर जाएंगे, भगवान प्लीज पॉसिबल करिएगा, हाँ, क्योंकि कुछ लग नहीं रहा, 3000 तो जा चुका। ठीक है, 12वीं से अगर पॉसिबिलिटी भी तो है ना, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। 12वीं से अगर आप आगे जाते हैं, और जैसे आप सभी लोगों ने पीएचडी कर रखी है पहले से ही, बस कॉलेज की अटेंडेंस लगा लीजिएगा। वहां पर जाकर के अगर आप फिजिक्स लेते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में जाएंगे, तब आपको बताया जाएगा कि न्यूक्लियस के अंदर भी और भी छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और भी छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनका चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है। लेकिन आपको स्कूल में पूछेगा कोई नहीं, कोई अगर स्कूल में पूछे सबसे छोटा चार्ज कौन? इलेक्ट्रॉन। तुम्हारा ये सारा ज्ञान लिख के मत आना बेटा, फेल हो जाओगे। ठीक है, तो क्वार्क्स और भी छोटे चार्जेस हैं प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। इनका चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ क्वार्क्स कितना होता है? प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन का E/3 प्लस माइनस 2E/3। समझ रहे हो? जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे भी कम चार्ज होता है इनके ऊपर, प्लस माइनस दोनों में, अप क्वार्क डाउन, बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। कोई अगर आपका दोस्त आपके सामने आकर के ऐठन मारे, ए इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज होता है कि नहीं होता, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ होता है भाई, एटीट्यूड मत दिखा, ये कहीं आएगा नहीं। ठीक है, उससे भी छोटा चार्ज है क्वार्क्स। एग्जांपल, सबसे छोटा चार्ज हमें जो अभी तक पता है दैट इज क्वार्क।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज। लेकिन क्या तू उसको नेचुरली एक क्वार्क निकाल करके किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता। वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही स्टेबल है। अगर तू न्यूक्लियस से बाहर निकालेगा तो वो स्टेबल नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का +-1/3 एंड +-2e/3 होता है। क्लियर? यस। अब जरा देखना, 2.5 इलेक्ट्रॉन क्या हम लोग निकाल सकते थे? आप सभी लोगों ने बोला नहीं। क्या मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकता हूं? आप सभी बोलेंगे यस सर, ये तो पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा आप दे सकते हो या ले सकते हो। मैंने कहा कि मैं 15 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव करूंगा, क्या ये पॉसिबल है? यस। लेकिन फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन्स आप हटा या ऐड नहीं कर सकते। अब क्वांटाइजेशन मतलब समझना भाई, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल, सारे बच्चे प्लीज इसको लिखेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कहने का मतलब क्या है भाई? देख, तूने कहा सर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो ये इसका चार्ज होगा -5 टाइम्स ऑफ ई। सर 15 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे तो चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा सर +15 टाइम्स ऑफ ई। तो जो भी चार्ज किसी भी बॉडी का होता है, याद रखना, या तो ये प्लस होगा या तो नेगेटिव, क्योंकि दो ही प्रकार के चार्जेस हैं। यस, एंड दैट इज n टाइम्स ऑफ ई। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए अगर आपको ये बात समझ आ गई कि हां सर, चार्ज किसी भी बॉडी पर जब होगा तो वो n टाइम्स ऑफ ई होगा, एंड n शुड बी इंटीजर। हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। या n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे। सर साइन को एक्सप्लेन कर दीजिए। वत्सल बेटा, मैंने देखो क्या बताया, दो ही प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन को निकाल ले। नेगेटिव कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन को दे दे। तो मैंने क्या बोला, या तो तू ऐड कर सकता है या रिमूव कर सकता है। हाँ, और पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन कर सकता है। ऐसा नहीं 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 5.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 7.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल क्लास 12वीं के लिए है ही नहीं। तो हमेशा इंटीजर में ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, तो जब तू ऐड करेगा तो -5e, रिमूव करेगा तो +15e, सीधी तो +-ne होता है। याद रखना, इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है क्या? क्वांटाइजेशन मतलब फिक्स। किसी भी बॉडी पर चार्ज क्या हो सकता है? ई हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, 5e हो सकता है, फिक्स होते। ऐसा नहीं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, 10.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या? सर n की वैल्यू -1 -2 कैसे बेटा? n क्या था? देख, दिमाग लगा, इसीलिए कहते हैं ना कि देख, फिजिक्स के लिए ना दिमाग लगाना पड़ेगा। n इलेक्ट्रॉन रिमूव, अब तू -1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है गधे इंसान? तू -15 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है? अबे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी ही तो रिमूव करेगा ना गधे। माइनस भी तो हो सकता है, मैथ्स आ गई इसकी। क्लियर? यस। सर n क्या होता है? इंटीजर बेटा, इंटीजर होता है रे। लिख भी दिया 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इधर ये भी इंटीजर। अब इसके बाद जितने भी आते हैं ना इंटीजर, आशीष सर तैयार रहिएगा, आशीष सर आ रहे हैं, ये बच्चे कोहराम मचा देंगे अभी आपकी क्लास में। हाँ, तो ये हमारे पास हुआ। अच्छा एक बात बताओ, इसी के ऊपर ना पहले सवाल लगाते हैं। सारे बच्चे अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। भैया आशीष सर, हाँ आशीष सर बिल्कुल टाइट हो गए होंगे। अरे अभी एक स्लाइड ऐड करिए रे, इंटीजर क्या होता है? ठीक है, हाँ। अरे बफरिंग हो रहा। आ जाओ आ जाओ। अरे भैया पॉजिटिव इंटीजर लिख ले भैया। मैथ्स इतनी आती है तो रोते क्यों हो कि सर मैथ्स थोड़ी सी ना सवाल आंसर नहीं आ रहे हैं? हाँ, आइए
विच ऑफ द चार्जेस इज नॉट पॉसिबल। अब ये दूसरा टाइप का सवाल है, ठीक है, सोचना पड़ेगा इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम, क्या ये किसी बॉडी पर हो सकता है या नहीं हो सकता है? 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? 64 इंटू 10⁻20 कूलम, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? 4.5 इंटू 10⁻19 कूलम, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो मैं आपको एक पोल दे रहा हूं। सबसे पहले देखो, आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे मुझे ये सोच के बताइएगा लॉजिक क्या लगाओगे। वट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? कैसे मैं पता करूं कि किसी बॉडी पे ये चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसका लॉजिक क्या आना चाहिए? सारे बच्चे पहले लॉजिक लिख के बताएंगे। चलिए भाई, हाँ ठीक है, आपने आंसर बता दिया, बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे मेरे को बताएं इसका लॉजिक क्या ढूंढ रहे हो। अब ये सोचना पड़ेगा आपको, वट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? सर N0 पॉसिबल, अरे अबे N0 मींस चार्ज जीरो न्यूट्रल बॉडी है। अरे भैया यूट्यूब पे मत लगाया करिए यार, शक्ति प्रदर्शन हो गया ना, वहीं पे बंद करके ऐप में डाल दो यार इनको। हाँ, ये शक्ति प्रदर्शन हम पे ही भारी हो रहा है। यस, हम लोग इसमें कभी भी आपको ये चेक करना हो तो आप ये, इसका लॉजिक ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या मतलब? कितने इलेक्ट्रॉन लेने और देने से चार्ज बनता है। पहले जैसे एग्जांपल नंबर, जैसे ऑप्शन ए है, तो आपको चार्ज कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो मैंने कहा अगर मैं इसको Ne से रखूं तो 1.6 इंटू 10⁻10, तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1.6 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये और ये तो चला गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 10�9 इलेक्ट्रॉन्स। इतने तो निकालने पॉसिबल है हमारे पास। भाई हमारे पास ये ऊपर जाएगा 10�9 इलेक्ट्रॉन्स, आपको रिमूव करने पड़ेंगे। वी हैव टू रिमूव 10�9 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट दिस चार्ज। तो ये तो पॉसिबल है ना भाई, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जरा बी ऑप्शन को देखा जाए। सर बी ऑप्शन इज 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम। तो मैंने कहा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकालने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे? 1.6 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय ई, आप यहां पर ले आएंगे 1.6 इंटू 10⁻19। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस वी हैव टू रिमूव 10 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट दिस चार्ज। क्या ये पॉसिबल है 10 इलेक्ट्रॉन निकालना? हां, आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, तो ये भी पॉसिबल है। वेरी गुड यार, लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। जरा सी वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सी में सर हमारे पास था 64 इंटू 10 की पावर -20 कूलम। तो Q इक्वल टू एन होता है। हाँ, मैं ये देख रहा हूं, सारे बच्चे जिनको थोड़ा फिजिक्स में कम इंटरेस्ट है या वीक लगती है, मैं ये देख रहा हूं यार, जो ये चार्ज है कितने इलेक्ट्रॉन्स के लेने और देने से बनेगा। अगर वो n की वैल्यू इंटीजर नहीं आई, फ्रैक्शन आई, तो क्या मैं फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूं? नहीं, तो वो आंसर नहीं हो सकता। तो बस Q इक्वल टू एन ई, तो अगर आप n की बात करेंगे तो 64 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर हमारे पास -1, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स we have to remove 4 electrons to get this charge। तो ये भी पॉसिबल है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना या हटाना या ऐड करना पॉसिबल है। लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। बस यही फोकस चाहिए बेटा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 4.5 इंटू 10⁻19, डी ऑप्शन। सर चार्ज है 4.5 इंटू 10 की पावर -19, तो n की बात करोगे बेटा Q बाई ई, तो Q कितना है? 4.5 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? कुछ 2 पॉइंट समथिंग आएगा। जरा देखा जाए, हमारे पास ये आएगा आपका 4.5 डिवाइडेड बाय 1.6, अगर आप देखें तो 2.81 इलेक्ट्रॉन्स। अब सारे बच्चे बताना
we have to remove 2.81 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट दिस चार्ज। क्या ये पॉसिबल है? टू गेट दिस चार्ज, क्या ये पॉसिबल है? नहीं बेटा। आप वेरी गुड। कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है बॉडी पर या नहीं है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? 2.8। आप इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ ही नहीं सकते, तो आप 2.8 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं था। सवाल था हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज नॉट पॉसिबल, तो ये वाला नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारे पास डी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। डी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। अभी एटेक वेटेक बोलते हो, अपने आप को क्या कर रहे हो? ईमानदारी से दोबारा एक बार पोल ले रहे। हाँ सर, वाई ओनली रिमूव? अरे भैया, क्या देख लिया, क्या देख लिया, क्या देखना पड़ रहा है भाई? ये चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा ना यार। Na+ कैसे बनता है चचा? इलेक्ट्रॉन को निकाल करके ही, है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन रिमूव रिमूव रिमूव। अगर नेगेटिव कोई चार्ज होता तो ऐड करने की बात करता। ठीक है, जरा देखें। ये एटेक वेटेक बोल करके तुमको बेवकूफ बना रहा है। चल नहीं रहा पोल है। हाँ भाई देखो, मैं किसी के अगेंस्ट भड़का नहीं रहा, मैं तो बता रहा। हाँ यस, 2 बार पोल कराया, 0-0 आया है। अभी भी मैं बता रहा हूं 10% तो होंगे जिनको भाई साहब दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हम 14 लाख में से 15वीं लाख रैंक लाएंगे। उरे भाई, मैं ना पढ़ा रहे टेक वेटेक में, ऑफलाइन ही सही हुई है, 100% हो ही नहीं सकता। ये यहाँ पे आदित्य ए लिख रहा है अभी, है? हाँ, यहां पर एक और आया, कौन है ये? नो टुमारो ए लिख रहा है। इसका तो भविष्य वैसी खत्म है, हमें भी पता है। नो टुमारो वो भी जानता है। 2 तो मैंने यही देख लिए। ओमकार, हाँ ओमकार ए लिख रहा है बिल्कुल घमंड से। हिमांशु शर्मा ए के साथ बैठा है। यश भुलेरा ए के साथ बैठा है। इतने सारे ए लिखने वाले। ये एटेक वेटेक नहीं, ऐसे ही है, बोला जा रहा है, बस कंप्यूटर लगा के पढ़ा दिए तो एटेक हो गया। ठीक है, हाँ। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार 100 देखा है। अर्जुना 1.2 वाले जानते होंगे ये। पहली बार 100 देखा है मैंने, और मैं पूरी गारंटी से बता रहा हूं ये एटेक ही फेल हो चुका है, तभी 100 आया है। ठीक है, इतने तेज हमारे पास बच्चे हैं नहीं, वो भी यूट्यूब पे इतने तेज बच्चे कैसे हो सकते हैं? कोई घूमते घूमते आ रहा है, गाना सही है, पढ़ा रहा मास्टर, डी लेंगे हम, ए लेंगे हम, भर देते हैं। चलिए कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, आर्य सर में 101% आया था, इसलिए तो कह रहा हूं एटेक है ही नहीं है। कैलकुलेटर तो बना नहीं पा रहा है, IITN बनाएंगे। सॉरी सर, पहली क्लास है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट में निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेक्शन ऑफ द चार्जेस, ध्यान से सुनिए। एक कह रहा है नो पोल। बेटा घर से बाहर जा, देख डंडे लगे पड़े, इतने सारे पोल तो हैं ही। चैट में पोल नहीं आएगा, चैट में ABCD लिखना होता है, अपने आप आएगा। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, ठीक है। नो पोल, धरती पे पोल नहीं मिल रहा है इसको, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ द चार्जेस, यहां से आपका, जब हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ पर जाएंगे, यहीं से रहता फैलता है भाई। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो पता ही है सर, इसी की वजह से तो करियर खराब हो रहा है हमारा। हाँ, ये सब मत पढ़ाया करो हमें। हाँ हाँ या ना सारे बच्चे, ये तो आपको देखा जाए तो 7वीं क्लास से ही पता है, ये सुनो। ये तो सर हमें पहले से ही पता है, इसी की वजह से तो करियर बना नहीं पा रहे।
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यस, इसको भूलना मत बेटा। पता है क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ में यही दिक्कत आएगी, तो याद रखना। सर लाइक चार्जेस क्या होते हैं? जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे, रिपेल करेंगे। तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा और इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। अगर मान लो दोनों ही नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या कहेंगे? धक्का देंगे। तो ये एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। ये रहा ऐसे, ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे से। और अगर एक पॉजिटिव है और अगर एक नेगेटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे? रात को बाबू सोना हो जाएगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे एफ। सारे बच्चे थम्स अप करिए, क्या आपको ये बात समझ आई? यस और नो? रोटेशनल गेमिंग, विशाखा आई लव यू। देखो, ठीक है, इनके सारे ना, हाँ, इनका सारा हिसाब किताब आखिरी में लिखा हुआ है। बैसाखी लेके चलाएंगी बैसाखा तुमसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। तो लाइक चार्जेस, अब इसमें कंडीशन याद रखना, कंडीशन, क्योंकि अभी आप लोगों से एक सवाल कराऊंगा, फैल जाओगे। एप्लीकेबल फॉर पॉइंट, ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर, ये लिखना, ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, फॉर पॉइंट चार्जेस, ये हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। सर पॉइंट चार्ज मतलब? जैसे पॉइंट मतलब बहुत छोटी चीज, बेसिकली ये तो आपको मैथ्स में भी पता है। पॉइंट मतलब बहुत छोटी चीज, बहुत छोटा, जिसका खुद का कोई फिजिकल डायमेंशन ना हो। जैसे मान लो कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की खुशी एक तरफ और तुम्हारी खुशी एक तरफ, पॉइंट, ठीक है। दुनिया का ईगो एक तरफ और तुम्हारा ईगो एक तरफ, तो दुनिया पॉइंट हो गई, क्योंकि तुम्हारा ईगो बहुत बड़ा है, तो दुनिया का ईगो पॉइंट हो गया। तुम्हारा आईक्यू एक तरफ, पूरी दुनिया का आईक्यू एक तरफ, तो तुम्हारा पॉइंट हो गया, है ना, बहुत छोटा हो गया। वैसे ही हाँ, जब चार्जेस का कोई डायमेंशन नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, उसका कोई रेडियस वेडियस की बात कर नहीं रहा है ना, तो पॉइंट चार्जेस के लिए हमेशा वैलिड है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। रिपेल करना मतलब दूर जाना, और पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, अब चार्जेस आर इनवेरिएंट। अब इसके लिए, अच्छा, इंटरस्टेलर किस किस ने देखी है? साइंटिस्ट तो हमारे बच्चे पहले से ही है, इंटरस्टेलर तो देखी होगी, है ना? सारे बच्चे एक बार दिल बनाए जिन लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी है। हाँ मनोरंजन में हम कैसे पीछे रह सकते हैं? आईआईटी में तो हम बहुत पीछे, ठीक है, मेजॉरिटी यस। इसीलिए तो 11वीं खत्म थी, ये रियलाइजेशन कराना जरूरी है। इसका उससे लेना देना कुछ नहीं, मैं ऐसे ही पूछ लिए थे मजाक कर रहा हूं। इंटरस्टेलर मूवी जिन बच्चों ने देखी होगी उसमें, हाँ, उसमें गुड्डू गुड़िया बुड्डू बुड़िया बन जाती हैं। किस किस ने देखा है? हाँ बताइए। वो एक ब्लैक होल के पास जाता है एक बंदा, ठीक है, जब वो धरती पर से निकले, एक मूवी है, जिन्होंने नहीं देखी है मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं, ठीक है। तो एक धरती है, एक हमारी वाली धरती है, उसमें कुछ हो रहा होता है, कहते हैं भाई हमें यहां से छोड़ के भागना है, हमने रायता ज्यादा फैला दिया है। कहानी का क्रक्स फॉर्म में हम बता रहे हैं, हर जगह धूल धक्कड़ कर दिया है, पोल्यूशन फैला दिया है, अब कह रहे हैं हमें यहाँ पे जाना है, दूसरा कोई प्लेनेट ढूंढो जहां पर पोंपो हो, ठीक है, और क्या करेंगे। तो इन लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाया, एक स्पेस क्राफ्ट बनाया, उसमें 2-3 लोगों को बैठा दिया, कहे भाई साहब सारे जाओ देख करके आओ। अब वो घूम रहे घूम रहे घूम रहे, उनको दिखा भाई साहब यहां पर भी भाई साहब छेद हो रखा है, ब्लैक होल। हाँ, तो ब्लैक होल के पास जाते हो बहुत तेजी से, क्योंकि ज्यादा साइंस तुम्हें समझ नहीं आएगी तो इसी लेवल पे ही समझा पाऊंगा तुम्हें। बहुत तेजी से जाते हैं, तो जब वो बहुत तेजी से जाते हैं तो जो ड्राइवर भाई साहब होते हैं वो बुढ़ाते ही नहीं, बुढ़ाते ही नहीं। जवान गए थे, जवान वापिस, और सब कुछ काम वाम होने के बाद जब वो वापिस आते हैं धरती पे, तो जो उनकी गुड्डू गुड़िया थी वो बुड्ढू बुढ़िया बन गई हैं, बच्ची बुढ़ा गई, पापा जवान रह गए, काम तमाम हो लिया। यस। अब कई बच्चे
इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। दिस इज कॉल्ड हमारे पास रिलेटिविटी। एक्चुअली में होता क्या है, रियलिटी यही है उस मूवी में गुड्डू गुड़िया बुड्डू बुड़िया बन चुकी थी, ठीक है। स्पॉइलर नहीं है भाई, स्पॉइलर थोड़ा ना ही, ठीक है। हाँ सर एडवांस का पढ़ाओ, हाँ बेटा एडवांस को पढ़ाने के लिए ना लेवल बढ़ाना पड़ता है, अचानक से ऐसे कील नहीं ठोकनी होती। अभी रुक जा, 3-4 लेक्चर के बाद देखो क्या होता है। अब ध्यान से सुन। तो कुछ जैसे हम लोगों को लगता है ना कि जो टाइम है वो टाइम कभी रुक नहीं सकता, ये सारी चीजें हम लोग सोचते हैं नॉर्मली। जैसे इसका लेंथ है तो लेंथ हमारे लिए फिक्स है ना। मास है, हम लोग सोचते हैं मास भी कभी चेंज नहीं हो सकता। एक बॉडी का मान लो 10 ग्राम है तो इसका 10 ग्राम रहेगा, अनटिल अनलेस आप इसमें से कुछ तोड़ करके निकाल दो या इसमें कुछ जोड़ दो, तो मास कभी चेंज नहीं करेगा। ये हम लोग नॉर्मली सोचते हैं। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें हम लोगों को पता लगा जो टाइम है वो चेंज हो सकता है, उसको स्लो डाउन किया जा सकता है। जब कोई, ध्यान से सुनना, मान लो कि ये हमारी धरती है, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है, इसमें से कोई स्पेस क्राफ्ट गया बहुत हाई स्पीड से, तो जब ये बहुत तेजी से जाएगा तो टाइम स्लो हो जाता है। अब ये बात कई बच्चों को मतलब पचेगी नहीं कि सर टाइम स्लो कैसे हो सकता है, ठीक है। टाइम रुक जाता है, इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम डायलेशन। धरती वाला इंसान बुढ़ा हो जाएगा, वो जवान का जवान रहेगा, क्योंकि उसका तो समय बीत ही नहीं रहा, वो बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ फ्लैश, हाँ यार फ्लैश कभी बुढ़ा नहीं हो पाएगा इसका मतलब, लेकिन इतना वो सोचते भी हैं। हाँ फ्लैश को वैसे बुढ़ा तो नहीं होना चाहिए, रियलिटी तो ये बहुत तेज दौड़ रहा, ठीक है, हाँ आग लगा दे रहा है दौड़ दौड़ के। तो फ्लैश की बात क्यों करें, हम तो अपने सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। पता नहीं क्यों भाग रहा है इतना। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब सम क्वांटिटीज, सम फिजिकल क्वांटिटी, सारे बच्चे इसको लिखना बेटा, सम फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मास, टाइम, लेंथ varies when body travels with very high speed in comparison to speed of light. सारे बच्चे प्लीज बी सीरियस और इसको जरूर लिखना है। मैं क्या बता रहा हूं आपको ना, अभी के हिसाब से ऐसा लगेगा सर ऐसा कैसे हो सकता है, इतना नहीं सोचना। बस आप ये याद रखना है, इस चीज को याद रखना है कि बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे आपका मास भी वेरी कर सकता है, टाइम वेरी कर सकता है, लेंथ वेरी कर सकता है, वॉल्यूम वेरी कर सकता है, डेंसिटी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्पीड के साथ वेरी करती हैं। जब आप बहुत तेजी से चलोगे आपका मास वो नहीं रहेगा, आपका समय वो नहीं रहेगा, आपका लेंथ कुछ और होगा। तो ये सारी चीजें स्पीड के साथ वेरी करती है, बहुत हाई स्पीड ऑफ लाइट के आसपास जब आप पहुंचना स्टार्ट करोगे तो आपकी ये सारी चीजें वेरी करती हैं। बट चार्ज नेवर चेंजेस, चार्ज नेवर चेंजेस whatever may be the speed, whatever may be the speed। आप कितनी भी तेजी से इस चार्ज को ले जाओ, इस चार्ज का जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं इनवेरिएंट। इसका मतलब समझ आया बेटा, अंग्रेजी थोड़ी सी। इनवेरिएंट, वेरिएंट मतलब जो वेरी कर जाए, और इनवेरिएंट मतलब जो वेरी ना करे। सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आया? यस और नो? ये अब देखो, अब ये अंदर क्यूरियोसिटी आती है। जैसे क्वार्क्स के लिए आपको जब थोड़ा सा बताया तो आपको क्यूरियोसिटी आई, जब आपको इनवेरिएंट के बारे में बताया जाएगा तब आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आएगा। लेकिन ये क्यूरियोसिटी आपको थोड़ा सा रोक करके रखना है, ये जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। जब हम लोग आई थिंक सेकंड ईयर में थे तब इसके बारे में आपको भी मिल जाएगा। सेकंड ईयर में अगर कोई फिजिक्स लेता है तो सेकंड ईयर में ही आपको ये इक्वेशंस मिल जाती हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी कौन सी इक्वेशन रिलेटिविटी में भी वैलिड हो जाती है, ठीक है। तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा हायर स्टडीज में अभी आपको समझ नहीं आएगा। इसका रीजन बस ये पता होना चाहिए, चार्ज कभी वेरी नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि 2 कूलम का चार्ज अगर आपने रोक रखा है तब भी 2 कूलम का, तेजी से ले जाओगे तब भी 2 कूलम का,
स्पीड ऑफ लाइट से ले जाओगे तब भी 2 कूलम का। चार्ज कभी वेरी नहीं करता है। सारे बच्चे एक बात थम्स अप कर दीजिए, यस भाई। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो एक चार्ज था +2 कूलम का, अगर ये रेस्ट पर है तो इसका कितना चार्ज है, यही है, ठीक है। अगर मैं इसको मूव कराना स्टार्ट करूं, स्पीड इसकी अगर मैं ले गया मान लो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड, तो भी इतना ही रहेगा। अगर मैं इस चार्ज को बहुत हाई स्पीड से लेकर के जा रहा हूं, स्पीड से लेके जा रहा हूं, सपोज 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये भी बहुत ज्यादा है, चार्ज तब भी उतना रहेगा। यहां पर अगर मान लो कि इसकी स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, वैसे पहुंच नहीं पाएगी लेकिन मान लेते हैं थ्योरेटिकली ये स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच गया, लेस देन, थोड़ा सा कम, वैसे तो नहीं पहुंच पाएगा लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली अगर माने तब भी ये इतना ही रहेगा। इन ऑल द केसेस, in all cases charge will remain same, charge will remain same but mass, length, time will vary, कैसे वेरी करेगा वो अभी हमें नहीं जाना, क्यों वेरी करेगा वो हमें नहीं जाना, ये हमारे पास सेम रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं इनवेरिएंट। क्या आपको ये बात समझ आ गई बेटा, हाँ या ना, यस और नो, यस। हाँ, इसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन हमें नहीं जाना भाई। देखो रेलिवेंट पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट चीज है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देन यू विल बी फ्री, फिर आप रिवाइज करके आएंगे। मैं आखिरी के 4-5 मिनट में सारी चीजें रिवाइज कराऊंगा, तो रुके रहिएगा, ठीक है। बिहेवियर ऑफ चार्ज विद मोशन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा हमारे सिलेबस में पूरा। अगर कोई भी चार्ज एट रेस्ट है तो इसके अंदर से ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर कोई भी चार्ज रुका हुआ है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन लिया, उस इलेक्ट्रॉन को आपने रोक करके रखा है, तो इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सर होती क्या है, ये धीरे धीरे अगला ही टॉपिक बनेगा, फोर्स के बाद अगला टॉपिक डिटेल में बात करेंगे, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन, स्टार्टिंग में तेरे को ऐसा लग रहा होगा यार ये क्वांटिटी क्या होती है, ये क्वांटिटी क्या होती है, तुमने बहुत स्ट्रेस लिया था ना। मोमेंटम क्या होता है सर, टॉर्क क्या होता है सर, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ले रहे थे ना। हमने क्या बोलता बेटा, आराम से धीरे धीरे पढ़, सारी चीजें डिटेल में आएंगी। वैसे ही कह रहा हूं, जैसे इनवेरिएंट है ये भी बाद में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या ये भी आपके बाद में आएगी, लेकिन अभी के लिए बस ये याद रखना, अगर चार्ज रुका हुआ है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर हमारे पास मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है। इट विल हैव इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों बनती हैं। सर इसका मतलब क्लास 10वीं क्लास याद करिए, जब आपको 3 चैप्टर फिजिक्स के पढ़ाए जा रहे थे और आपकी हालत बिल्कुल टाइट थी, आप वो भी नहीं पढ़ पा रहे, याद करिए मैग्नेटिज्म वाला एक चैप्टर आपको पढ़ाया गया था। एक वायर में से जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट बनता था, करंट बनने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती थी। किस किस को इतना याद आ रहा है, दिल बना दीजिए। हाँ आ रहे हैं सारे बच्चे याद करिए कि हमारे पास क्लास 10वीं में इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हो सकता है कई बच्चों को ना पता हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्लास 10वीं में बताई गई है। अरे इतना तो याद आ रहा होगा, हाँ सोलेनॉइड, यस, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल में ही खत्म पड़े थे, ठीक है, वेरी गुड, लव यू। तो क्या था भाई वो कहानी, अब जरा ध्यान से सुनिए। करंट कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट होता है कंडक्टर में, अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तो उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बस इतना याद रखना है। अगर वही चार्ज मूव करने लग गया, कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इसके पास अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है, एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और यही चार्ज अगर एक्सेलरेट करने लग गया,
अगर यही चार्ज आपका एक्सलरेट करने लग गया तो इसमें से निकलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिब्स। अब मैं आपको तीनों चीजें बताता हूं। सर ये आप पढ़ा क्यों रहे हो, वैसे तो किताबों में लिखा नहीं होता, मैं इसलिए बता रहा हूं। हमारी पूरी फिजिक्स अभी ऐसी ही चलेगी। सबसे पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम चार्जेस को देखेंगे जब वो रुके हुए हैं, ठीक है। तो जब भी चार्जेस रुके होंगे तो उनकी क्या रहेगी? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो हम लोग तुम्हें सबसे पहले ये सिखाएंगे। फिर हम लोग कहेंगे कि भाई देखो चार्जेस मूव कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर आएगा, तो करंट के बारे में जब बात करेंगे तो वहीं पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी आ जाएगी। जब करंट वायर में इलेक्ट्रॉन चुपचाप कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी और एक मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी चैप्टर आएगा। और उसी के आगे जब हम चलेंगे तो चार्जेस बहुत तेजी से भागेंगे रुकेंगे, तेजी से भागेंगे रुकेंगे, तेजी से भागेंगे रुकेंगे। जब वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड चेंज हो रही है, तो उसमें से निकलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। ये आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है ना, तो उसमें से निकलती हैं ईएम बिब्स। बिब्स बोल के अच्छा लगता है इसलिए हम बोलते हैं, वैसे हमारा मतलब दिमाग सही है, पहले बता रहा है। तुम्हारे जैसे नीच सोच नहीं रखते, ठीक है। हाँ यस। देखो कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं, लव यू बेटा। कुछ बच्चे देखो, पता क्या होता है, आप जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो छोटे छोटे एफर्ट, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतना ही अगर आप जानते होगे ना तो भी आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। क्योंकि आपने, जैसे मैंने बोला कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अब जिसको पता होगा कि एक वायर में से जब करंट फ्लो होता है, करंट इज अ फ्लो ऑफ, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट आएगा। तो 10वीं क्लास में बताया था, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड, करंट के साथ हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड रहती है। वही तो चीज मैं यहां बता रहा हूं। जब चार्जेस रुके हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यों आया? करंट की वजह से आया, क्योंकि करंट बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होती है उसके साथ। और जब चार्जेस एक्सेलरेट करते हैं तब हमारे पास ईएम वेव्स आता है। अब मैं बताऊं, आपने ये भी कहीं ना कहीं पढ़ा है क्लास 11वीं में, क्लास 11वीं में केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ा है। कोई शानदार बच्चा बता सकेगा कहां पर? केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में नहीं। सर व्हाट इज कंडक्टर? आ रहे हैं, इसके अगला ही हमारे पास कंडक्टर एंड इंसुलेटर पर है, अभी उस पर आ रहे हैं। कहां? एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहां? वाह, लव यू बेटा, लव यू बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने कहीं ना कहीं रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा है। रदरफोर्ड मॉडल में फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल अगर आपको याद आ रहा हो। अब देखो ना, जो बच्चे नहीं पढ़े तो भाई मैं तेरे को स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं, तेरे को लगेगा कि यार सर मैंने नहीं पढ़ा है तो क्या मुझे समझ नहीं आएगा? अभी देखो, अभी समझना ही नहीं है। ये तो हमारा छठा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो कुछ भी नहीं घबराना, ठीक है। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जब एक इलेक्ट्रॉन स्पाइरल कर करके आ रहा होता था तो वो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन की वजह से उसके अंदर से रेडिएशन से निकल रही होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होना चाहिए, लेकिन एटम्स का डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा आता था, लाइन स्पेक्ट्रा होता था। ये सारा का सारा मॉडर्न फिजिक्स में, बिल्कुल मत घबराइयो। बस ये है, जिन बच्चों ने पढ़ा है तो उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट या थोड़ा सा रिलेशन के लिए, कि आप सोच पाओगे हाँ यार ये पढ़ा था ना कुछ उससे रिलेटेड है, इसलिए याद कर पाऊं मैं। यस, कि जब एटम, जब रदरफोर्ड ने कहा था कि यार इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो न्यूक्लियस के पास आता चला जाएगा, और पास आता चला जाएगा तो स्पीड अप होएगा, स्पीड अप होएगा तो उसमें से रेडिएशन कॉन्टिन्यूस निकलनी चाहिए, हमेशा रेडिएशन निकलनी चाहिए। लेकिन निकल क्या रहा था? लाइन स्पेक्ट्रा, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, कुछ ऐसा निकल रहा था। तो जब चार्ज एक्सेलरेट होता है उसमें से रेडिएशंस निकलती है, बस इतना, इतना। यस, थोड़ा बहुत जो आप याद आ रहा है। तो जब चार्जेस रुके हुए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है। जब चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, क्यों? क्योंकि करंट बनने लगेगा, करंट बनने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड। और जब ये एक्सेलरेट होगा तो एक्सेलरेट होने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हम लोग बात करते हैं, ईएम बिब्स। यस, वेरी गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड। एक आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, for an isolated system, charge is always conserved. भाई देख क्या बात हो रही है,
सोडियम एटम तू पैदा कर सकता है? सोच के बता, तू सोडियम का एटम पैदा कर सकता है? जितनी जान लगा ले बेटा, तू पैदा तो नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं हो सकता ना। तो सोडियम एटम जब तू पैदा नहीं कर सकता तो उसके अंदर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन भी पैदा नहीं कर सकता। यस। तू सोचे मैं बहुत बल लगाऊंगा तो नहीं, नहीं बेटा, सोडियम एटम नहीं, वहां पर ऐसा कुछ गिरेगा। कुछ बच्चे सोचते हम तो कर ही देंगे, हम तो तेज हैं ही। मानते हैं तुम तेज हो, लेकिन बहुत जोर लगाओगे तो कुछ ऐसा सा ही बनेगा। ठीक है, यही तुम्हारा सोडियम एटम निकल रहा। सर सोडियम तो नमक में होता है, यहां है सोडियम एटम। लपड़ मारूंगा बेटा तेरे को। ठीक है, अबे हाथ गंदा हो गया। सोच, थोड़ी सुधारनी पड़ेगी हमको, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तू चाहे जितना दम लगा ले बेटा, तू सोडियम का एटम नहीं बना सकता। वो नेचर में है तो है। हाँ, तू सोडियम एटम में से Na+ बना सकता है। तू इलेक्ट्रॉन को ले दे करके क्या कर सकता है, उसको चार्जेस में कन्वर्ट करता है, न्यूट्रलिटी उसकी डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन एक आइसोलेटेड सिस्टम में तू चार्ज कभी भी पैदा नहीं कर सकता। क्लियर है क्या? यस, बहुत सही। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, अब इसको रिवाइज करेंगे। अब लास्ट चीज अभी हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली 5-10 मिनट्स, ध्यान से सुनना, सिमुलेशन से दिखाता हूं। कंडक्टर्स, 10वीं क्लास में आप लोगों ने कंडक्टर और इंसुलेटर नाम तो सुना ही है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कितना आसान है। हाँ, इसमें क्या ही खराब कर लेगा बच्चा। कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच हैज free electrons to conduct electricity, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। जैसे आपके लिए कॉपर हो गया, आयरन हो गया, है ना, आपके लिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? कंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके उनको कहते हैं कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स क्या हो गए? जैसे आप रबड़, प्लास्टिक, वुड, जिसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, उसको हम लोग कहते हैं अपना इंसुलेटर्स। तो विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान सुनना, विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। सारे बच्चे लास्ट 5 मिनट्स पूरा फोकस करना, मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाना चाहूंगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैंने डाउनलोड करके रखा था। ठीक है, एक तो ये ससुरा टेक्नोलॉजी कहां जा रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। डाउनलोड तो किए थे, चचा कहां गया? 1 मिनट रुकना, एक की जॉब खा सकता हूं मैं, इतनी शक्ति है हमारे में। बोले थे डाउनलोड कर लेना, अच्छा आ गया। यही वाला था, अच्छा नहीं, यहां नहीं था, इसमें था। यस, अब जरा ब्राइटनेस ज्यादा है तो कम कर देता हूं। मैं ध्यान सुनना, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में अंतर क्या है? कंडक्टर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो सभी के पास है। सर फ्री इलेक्ट्रॉन कहना और बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है? तुम्हारी लाइफ से जरा रिलेट कराता हूं। जब तुम्हारे पापा होते तो तुम कैसे बिहेव करते हो? कुर्सी में बैठे पड़े, कुछ समझ नहीं आ रहा, पसीना छूटा पड़ा है, लेकिन भाई साहब IIT यही निकाल देंगे। हाँ, जैसे ही पापा आते हैं तो क्या तेरे पास वो फ्रीडम होती है कि तू जाकर, ए पापा साइड हटो जरा, हम टीवी देखे जरा क्या हो रहा? कर पाते हो? नहीं। मम्मी रहती है तो करते हो। ठीक है, टांग ऐसे रहती है। हमारे बच्चे हैं तो भाई साहब ऐसे शूरवीर। लोग कुर्सी पर ऐसे बैठते, जैसे एक कुर्सी है, नॉर्मल दुनिया कैसे? ऐसे बैठी है। ठीक है, हमारा बच्चा कुर्सी पे कैसे बैठता है? घर पर टीवी देखने के लिए, कुर्सी या सोफे पर, मुंडी यहां है, पेट यहां है, टांगे ऊपर है ऐसे, और यहां टीवी है, ऐसे देख रहा है। सच बताना, कुछ ऐसे है, बेड होता है, बेड के साथ में दीवार है, मान लो ये बेड है आपका। हमारे बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? लोग कहते हैं आपका पोस्चर इरेक्ट होना चाहिए, किताब इतनी सेंटीमीटर दूर। हमारा बच्चा ऐसे पढ़ रहा है,
किताब सा यहां लेके ऐसे पढ़ रहा है, इसकी ओरिएंटेशन ऐसे होनी चाहिए थी, ये ऐसे गिरा पड़ा है। सच बताओ, तो ये फ्रीडम तुम अपने घर पे नॉर्मली करते हो? जब तुम्हारे पापा जब आते हो तुम कभी ऐसे लेट सकते हो? ईमानदारी से बता दीजिए, यही क्लास खत्म कर दूंगा मैं बस। तुम्हारे पापा ऑफिस से आए, ठीक है, तुम कभी भी ऐसे सोफे पे पाँव रख करके मुंडी जमीन पर नीचे रख के टीवी देख सकते हो क्या? कतई नहीं। 2 सेकंड के बाद तुम्हारी लाश गिरी हुई मिलेगी वहां पर। तुम तो हो गए, लेकिन बस तुम्हारा जो अंदर से जो तुम्हारी आत्मा है वो शरीर त्याग चुकी होगी, हिल भी नहीं पाओगे। यस, पापा का डर इतना है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि बेसिकली कंडक्टर्स और इंसुलेटर में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का है, फ्रीडम का है, और कुछ भी नहीं है। इनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ, लेकिन ये पापा की प्रेजेंस वाले इलेक्ट्रॉन है, मूव नहीं कर सकते बेटा। ना 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 ना, ना कतई मूव नहीं करेंगे, इधर उधर बस थोड़ी सी मुंडी हिलाएंगे, नहीं तो जब तक पापा का न्यूज चल रहा है तब तक पढ़ाई कर रहे हैं। यस, 7 या 8 बजे पापा आते, भाई साहब अपने आप अचानक से माहौल पढ़ाई का हो रहा है, बैठा पढ़ा है। पापा आए, नहाए धोए, लुंगी उंगी पहन के टीवी देख रहे, फिर धीरे धीरे पीछे से आ रहे, धीरे से, मम्मी कुछ खाने को है, भूख लगी। जा करके बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद, मम्मी यहीं बैठ के खाएंगे हम। फिर थोड़ी देर बाद टीवी में लगा पड़ा, खा रहा। फिर पापा ने दिया पीछे से, बेटा पढ़ाई का क्या हो रहा है? हाँ। ये तुम ही हो, बस पापा की प्रेजेंस में मूव नहीं कर सकते तुम, और ये मम्मी की प्रेजेंस में है, मम्मी के सर पर चढ़े पड़े हो, ठीक है। तो कंडक्टर्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, इंसुलेटर के पास भी इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस किसका है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अब जरा समझ, यही सारा खेल है। विच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनका आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल मस्त मौला घूम रहा है, ठीक है। विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देख, विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं सिमुलेशन से तेरे को दिखाना स्टार्ट करता हूं। क्या आप सभी लोगों को यह बात पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना? सारे बच्चे बस सिमुलेशन देख लो, पॉइंट्स लिख लो, मोर देन सफिशिएंट, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। चलिए समझना, कंडक्टर के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन पगलाए हुए हैं, ये मम्मी का प्रेजेंस है, ये पापा का प्रेजेंस है। अपने आप फील आएगा बिल्कुल। पापा रहते तो आप अपने सर्कल में ही हो, पढ़ाई करोगे, सोओगे, उठोगे, खाओगे, पौ पौ, फिर पढ़ाई, ये सर्कल से बाहर नहीं। मम्मी है तो ऐसे सर पे चढ़े पड़े हो, कभी अलमारी पे चढ़ रहे हो, कभी सोफे पे लेट रहे हो, कभी बाहर जा रहे हो, कभी दोस्त बुला ले, मम्मी खाना खिलाओ, ये चल रहा है। कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके इलेक्ट्रॉन्स अपनी शेल्स में ही है, लेकिन ये फ्री है। अब जरा देखना, इलेक्ट्रॉन फ्री है, यस। मैंने एक यहां पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की रॉड है, ये कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। तो आपको ही पता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। जैसी ही मैं इसके पास लाऊंगा, जरा ये देखो, कंडक्टर के अंदर खास बात है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और ये मूव करके एक साइड में आ जाएंगे। क्या इसमें ऐसा हुआ? नहीं। तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच आर फ्री टू मूव। तो आप जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज की रॉड लोगे, देखो ये अब इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, जैसे मैं इसके पास लाऊंगा सारे इलेक्ट्रॉन भाग के उधर चले जाएंगे। यस और नो? हाँ या ना? तो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये अपनी शेल्स में ही घूम रहे हैं। बस इनके अंदर अंतर यही है, बस इसको लिख लीजिए एंड डन फॉर द डे, ठीक है। तो कंडक्टर विच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, all valence electrons are free to move। अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट होगा बेटा, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा, ट्राई करके आओगे। एंड इंसुलेटर्स क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू द एटम, बाउंडेड टू एटम, ये बंधे हुए हैं, ये कभी भी मूव नहीं करते। बस इतना क्लियर है क्या? हाँ, तो मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि 6 बजे से क्लास भी है, तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ट्राई करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ये कर सकते हो, एक ये कर सकते हो, ठीक है। अभी ये वाले दोनों क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाओगे, इनको मैं करवाऊंगा। ये करो, बिल्कुल अच्छा सोच के आना, दिमाग लगेगा थोड़ा सा,
अल्फा पार्टिकल अभी आप लोगों को नहीं पता होगा तो ये मैं आपको कराऊंगा, और ये 3-4 क्वेश्चन मैं आपको अभी होमवर्क दे रहा हूं, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। और कल की क्लास बहुत मजेदार होगी, सिमुलेशन के साथ, एनिमेशन के साथ, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क बहुत सिंपल है, क्लास की थ्योरी को रिवाइज करेंगे, अगली क्लास में आते ही समरी जो भी है मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, समरी इन नेक्स्ट क्लास। टाइम का भी थोड़ा सा वो है, तो आप लोग भी प्लीज रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। क्लास के क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई कर लेना, जहां गलती हुई थी उसको नोट डाउन कर लेना। मॉड्यूल 1 का ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज में 1 और 2 अभी आप ट्राई कर सकते हैं, आगे चलेंगे तो टॉपिक्स और बढ़ेंगे, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा। आप सभी लोग मेरे को आखिरी में जाते जाते बस एक प्रॉमिस दे दीजिएगा, ठीक है, कि मेरा जो ये अंटर पंटर कल्ट है, ठीक है, कल भी ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा। अगली दिन जब भी मेरी क्लास होगी, मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, आपका सिर्फ प्रेजेंस चाहिए, प्रॉमिस कर जाइए बस। भाई तबियत खराब हो, कुछ भी हो, आई वॉन्ट यू इन माई क्लास, आई वॉन्ट यू इन माई क्लास। और मुझे बस वही, मैं तुमसे कितना समय ले रहा हूं, 1 घंटा 45 मिनट ले रहा हूं, हफ्ते में 3 बार ले रहा हूं, ठीक है। हो सकता है आगे चल के 4 बार लूं, बस 1 साल बस मेरे को वो दे दे बेटा। तेरे को रिग्रेट नहीं होगा, बिलीव मी, तेरे को रिग्रेट नहीं होगा। दिस शुड बी योर प्रॉमिस कि फिर अगली बार आपकी जब भी क्लास होगी, कैसी भी कंडीशन हो, आई विल अटेंड द क्लास। मेरे को इंपैक्ट फील कराने के लिए क्लासेस में तेरे को पढ़वाना पड़ेगा। बस बात यह है कि तू अगर खुद से छोड़ देगा ना, जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा ग्राफ धीरे धीरे फिजिक्स का बढ़ता है, जो नए बच्चे होंगे उनका ग्राफ धीरे चलेगा, आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मेरे साथ बने रहना, मेरे साथ बने रहना, बहुत जल्दी ही आपके अंदर चेंज आएगा। क्लियर? यस। एंड आई टोल्ड यू वट एवर विल बी योर रिस्पॉन्स आफ्टर द क्लास, उसका 10 गुना रिस्पॉन्स मेरा होगा टीचिंग में, ठीक है। तो आई विल वेट एंड वॉच कि आप लोगों को कैसी लगी क्लास, प्लीज डू लेट मी नो। हम लोगों को हर क्लास के इंटरेक्शन से ही पता लगता है, क्योंकि अगर तू आज फिजिकल क्लास में मेरे सामने होता तो मैं पूछता भाई, अब मेरे को ये जानना है कि हाउ वाज द क्लास, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे मिसक्रिएंट्स आते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और हमें भी डिमोटिवेट करते हैं, आपको भी डिमोटिवेट करते हैं। इस पूरे रास्ते में हम उन मशरूमों को हटाना है और हमें अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है। लव यू ऑल, प्लीज रिवाइज करके आइएगा। अगली क्लास में समरी से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और फिर कुछ सिमुलेशन एंड एनिमेशन। मैं हमेशा सिमुलेशन और एनिमेशन से पढ़ाता हूं कि इंटरेस्ट भी बना रहे, विजुअलाइजेशन भी हो, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।